दोस्तों आज हमारा माइक्रो थीम है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ एयर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड ग्रीन सॉल्यूशंस। सोचो अगर दिन का सिर्फ 8% टाइम ट्रैवल करने में निकलता हो पर उसमें आपको अपनी डेली पोल्यूशन एक्सपोजर का 33% हिस्सा मिल जाए। शॉकिंग है ना। आज हम इस डीप डाइव में सब कुछ डिकोड करने वाले हैं। दिल्ली का विंटर इन्वर्जन, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के गैप्स और कैसे ड्रम जैसी टेक इससे फाइट कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। आज का डिस्कशन बहुत मैसिव होने वाला है क्योंकि एनवायरमेंटल क्राइसिस का स्केल ही इतना बड़ा है। पर जब इन प्रॉब्लम्स को डीपली एनालाइज करते हैं तो सॉल्यूशंस सच में बहुत फैसिनेटिंग निकल कर आते हैं। एग्जैक्टली यार। तो हमारा लर्निंग मैप कुछ इस तरह है। हम आज 20 क्रूशल टॉपिक्स एग्जैक्ट ऑर्डर में कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे डीआरएम रूटिंग से, उसके बाद सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, स्टबल बर्निंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ग्रैप स्टेजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरमेंटलिज्म और फाइनली ग्रीन केमिस्ट्री। बहुत सिलेबस है, सो लेट अस अनपैक दिस स्टेप बाय स्टेप। आई एम रेडी। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। Topic name: Dynamic Route Planning for Urban Green Mobility, यानी DRUM. What if your GPS cared about your lungs and not just your time? ये सच में रिवोल्यूशनरी है। डीआरएम प्रोजेक्ट आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप किया है ताकि रूट्स को क्लीन एयर के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सके। बैकग्राउंड देखा जाए तो ट्रैफिक पोल्यूशन अकाउंट करता है फॉर 33% ऑफ डेली एक्सपोजर, जबकि कम्यूटिंग सिर्फ 8% टाइम लेती है। राइट। और इसका कोर लॉजिक काफी टेक हैवी है। आईआईटी खड़गपुर ने जो ड्रम बनाया है वो बेसिकली 5 रूट ऑप्शंस देता है: शॉर्टेस्ट, फास्टेस्ट, लीस्ट एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, लीस्ट एनर्जी कंजम्पशन और एक सजेस्टेड रूट। ये ग्राफ हॉपर, जो कि एक जावा लाइब्रेरी है, और मैप बॉक्स का यूज करता है रियल टाइम अपडेट्स के लिए। और इसका ड्रम 2.0 तो और भी एडवांस्ड है ना? हाँ, ड्रम 2.0 में मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज हो रहे हैं, जैसे LSTM और प्रॉफिट मॉडल बेसिकली फ्यूचर ट्रैफिक प्रेडिक्ट करता है ऑप्टिमल डिपार्चर टाइम सजेस्ट करने के लिए। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट की बात करें तो ये हाईली पोल्यूटेड इंडियन सिटीज के लिए एक स्मार्ट मोबिलिटी असिस्टेंट बन जाता है। यूपीएससी साइंस एंड टेक का ये हाई रेलेवेंस रखता है। कंक्लूजन यही है कि टेक्नोलॉजी इज नाउ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कन्वीनियंस एंड हेल्थ। कूल ना। लेट अस डू अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड टू मेमोराइज दिस। क्वेश्चन 1: ड्रम किसने डेवलप किया है और याद रखने का हैक क्या है? आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप किया है। जस्ट थिंक KGP यानी खराब गाड़ी पोल्यूशन सॉल्वर। नाइस। क्वेश्चन 2: कितने राउट ऑप्शंस मिलते हैं इसमें? Exactly 5 options, like your 5 fingers. क्वेश्चन 3: कौन से कोर राउटिंग लाइब्रेरीज यूज हुए हैं? Graphhopper and Mapbox. क्वेश्चन 4: DRUM 2.0 में कौन से ML मॉडल्स हैं? LSTM and Profit. Profit predicts the future traffic. लास्ट क्वेश्चन: ट्रैफिक रिलेटेड पोल्यूशन का डेली एक्सपोजर परसेंटेज क्या है? A massive 33%. नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग DRUM by IIT Kharagpur uses Graphhopper and Mapbox to give 5 route options. In short, DRUM basically GPS को smart और pollution free बनाता है, using real-time data and ML. Next topic: name secondary pollutants. Smoke directly from a factory is bad. बट क्या पता था कि हवा के अंदर भी एक टॉक्सिक केमिस्ट्री लैब चल रही है? Actually, primary pollutants तो डायरेक्टली बर्न होने से निकलते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं। पर जब हम एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स के केमिकली ट्रांसफॉर्म होने की बात करते हैं तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं। बैकग्राउंड देखो तो कोल प्लांट्स मैसिव अमाउंट्स ऑफ SO2 एमिट करते हैं। हाँ, और कोर लॉजिक ये है कि मोर देन 60% ऑफ SO2 इन इंडिया कोल फायर प्लांट से आता है। जब SO2 अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम सल्फेट बनाता है। ये अकेले इंडिया के PM 2.5 पोल्यूशन का 33% कॉज करता है। कोल प्लांट्स के 10 किलोमीटर रेडियस में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2.5 टाइम्स हायर होती है। अमोनियम नाइट्रेट भी अप टू 50% ऑफ PM 2.5 मास कॉज करता है। एकदम सही। इंटरनेशनल रेगुलेशंस जैसे CLRTP 1979 और उसके 2012 गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल ने PM 2.5 को एज अ लॉन्ग डिस्टेंस पोल्यूटेंट ऐड किया। इंडिया का PM 2.5 एवरेज 54.4 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है, जो ग्लोबली 3rd नंबर पर है। WHO गाइडलाइन सिर्फ 5 है, पर इंडिया का स्टैंडर्ड 40 है। वेपर रिकवरी सिस्टम्स पेट्रोल पंप्स पर VOCs कलेक्ट करते हैं टू स्टॉप स्मॉग। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट देखें तो ट्रांस बाउंड्री हेज ट्रैक करना UPSC एनवायरमेंट के लिए क्रूशल है। Conclusion is, to control PM 2.5, we must control precursor gases like SO2 and ammonia. Got it. Time for cross questioning. Question 1: secondary pollutants कैसे बनते हैं? Primary gases atmosphere में react करके बनाते हैं, like SO2 plus ammonia. Question 2: अमोनियम सल्फेट PM 2.5 का कितना % बनाता है? Around 33%. Question 3: इंडिया की ग्लोबली PM 2.5 में क्या रैंकिंग है? 3rd most polluted globally. Question 4: WHO लिमिट और इंडियन स्टैंडर्ड लिमिट में क्या डिफरेंस है? WHO limit is 5, India is 40. 8 times difference है. Question 5: गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल किस कन्वेंशन का पार्ट है? CLRTAP 1979 का amended in 2012. Now pause and practice saying SO2 and ammonia react to form secondary pollutant ammonium sulfate. In short, precursor gases like SO2 turning to deadly secondary PM 2.5 particles right in the air. Moving on to topic name: पराली प्रोटेक्शन फोर्स। हर साल नॉर्दर्न इंडिया स्मोक चेंबर बन जाता है,
Let us look at the new police force made just for stubble burning. ये एसेंशियली CAQM का नया डायरेक्टिव है पंजाब, हरियाणा और यूपी के लिए। बैकग्राउंड ये है कि ऑन पेपर 70% फ्यूअर फार्म फायर्स रिपोर्ट हुई, पर एक्चुअल बर्न्ट एरिया एक्सपैंड हो गया। तो इसका को लॉजिक ये है कि CAQM ने स्टेट्स को डायरेक्ट किया टू एस्टैब्लिश पराली प्रोटेक्शन फोर्स एट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल्स, जिसमें पुलिस और एग्रीकल्चरल ऑफिशियल्स होंगे। फार्मर सैटेलाइट से इवेट करने के लिए इवनिंग में स्टबल बर्न करते हैं, क्योंकि पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स सिर्फ 10:30 AM और 1:30 PM के बीच पास होते हैं। फार्म फायर्स डेली ट्रैक होती हैं, पर बर्न्ट एरिया वीकली। सेंटर बायोडिकम्पोजर्स, बायो-CNG और हैप्पी सीडर्स को ऑज कर रहा है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये दिखाता है कि सैटेलाइट डेटा और ग्राउंड रियलिटी के बीच एक मैसिव गैप है। कंक्लूजन यही है कि एनफोर्समेंट इज नॉट इनफ, टाइमिंग और टेक्नोलॉजी लूप होल्स को क्लोज करना होगा। क्रॉस क्वेश्चंस, लेट अस गो। क्वेश्चन 1, पराली प्रोटेक्शन फोर्स एस्टैब्लिश करने का ऑर्डर किसने दिया? CAQM ने दिया। क्वेश्चन 2, कौन से स्टेट्स को टारगेट किया गया है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 3, फार्मर्स सैटेलाइट से कैसे बचते हैं? सैटेलाइट 10:30 AM से 1:30 PM तक पास होता है, तो वो इवनिंग में बर्न करते हैं। क्वेश्चन 4, गवर्नमेंट क्या ऑल्टरनेटिव्स प्रमोट कर रही है? बायो-CNG, एथेनॉल प्लांट्स और हैप्पी सीडर्स। क्वेश्चन 5, फायर्स डेली रिकॉर्ड होती हैं, तो बर्न्ट एरिया कब होता है? बर्न्ट एरिया वीकली मेजर होता है। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग CAQM ordered Parali protection force at district and block levels. In short, ground enforcement and satellite timings need to sync to actually stop crop burning. Very true. Topic name, more on sulfur and flue gas desulfurization, यानी FGD. पावर प्लांट्स सल्फर रिमूव कर सकते हैं, पर पैसे बचाने के चक्कर में पब्लिक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। इंट्रो की बात करें तो अजय सूद कमेटी ने रेकमेंड किया था कि 2015 के FGD मैंडेट को स्क्रैप कर दिया जाए। बैकग्राउंड सिंपल है, skipping FGD saves short-term costs but ruins public health completely. कोल लॉजिक समझते हैं। SO2 रिमूवल फ्रॉम कोल के लिए कोई डायरेक्ट अल्टरनेटिव नहीं है। सल्फर एक ग्रुप 16 नॉन मेटल है जो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है, जिससे एसिड रेन और स्मॉग होता है। इंडिया इज द बिगेस्ट SO2 एमिटर ग्लोबली एट 11.2 मिलियन टन्स। नेशनल लिमिट्स देखें तो 50 माइक्रोग्राम्स फॉर रेजिडेंशियल और 20 फॉर इको सेंसिटिव जोन्स हैं। कोल में 0.5 से 6% सल्फर होता है, मोस्टली आयरन पाइराइड्स यानी FS2 के फॉर्म में। और इसके दूसरे सोर्सेज इंक्लूड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, कॉपर स्मेल्टिंग एंड सीमेंट प्रोडक्शन। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पब्लिक हेल्थ और UPSC ज्योग्राफी के लिए मैसिव है। कंक्लूजन इज एनवायरमेंटल रेगुलेशंस लाइक FGD आर नॉन नेगोशिएबल फॉर पब्लिक सेफ्टी। दोस्तों, अगर ये डीप इनसाइट्स आपको कॉम्प्लेक्स UPSC टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन हिट करो। Join our membership to get exclusive access to these structured notes. Let us crack this together. अच्छा, अब क्रॉस क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन 1, FGD का फुल फॉर्म क्या है? फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। क्वेश्चन 2, इंडिया ग्लोबली SO2 एमिशन में कहाँ स्टैंड करता है? नंबर 1, बिगेस्ट एमिटर एट 11.2 मिलियन टन्स। क्वेश्चन 3, कोल में इनऑर्गेनिक सल्फर का प्राइमरी फॉर्म क्या है? आयरन पाइराइड्स यानी FeS2। क्वेश्चन 4, इको सेंसिटिव जोन्स के लिए SO2 का एनुअल लिमिट क्या है? 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन 5, कोल के अलावा SO2 के मेजर इंडस्ट्रियल सोर्सेज क्या हैं? कॉपर स्मेल्टिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड सीमेंट प्रोडक्शन। Now pause and practice saying, India is the biggest SO2 emitter and needs FGDs in coal plants. क्लीन एयर टारगेट्स। Next topic name, burnt area versus fire incidents. अगर गवर्नमेंट डेटा कहे कि आग कम लगी है, तो धुआं ज्यादा क्यों है? The secret lies in burnt area. इंट्रो में अगर देखें तो फायर काउंट्स एक स्क्यूड पिक्चर देते हैं। सैटेलाइट डिटेक्टेड स्मोक ओवर लैंड इज बेटर। बैकग्राउंड ये है कि इंडिया ऑफिशियली क्रीम्स डेटा यूज करता है वाया नासा, मोडिस एंड विर्स, जो कि पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं। कोर लॉजिक ये है कि ये सेंसर स्मॉल या इवनिंग फायर्स मिस कर देते हैं, जिससे पार्टिकुलेट लोड्स मिसकैरेक्टराइज होते हैं, एज नोटेड बाय आई फॉरेस्ट। सेंटिनल सैटेलाइट बर्न्ट एरिया को 100 by 100 मीटर्स रेजोल्यूशन पर कैलकुलेट करता है, पर वो 5 दिन में एक बार पास होता है। जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जैसे मीटियोसैट 8 और 9 एवरी 15 मिनट्स डेटा प्रोवाइड करते हैं। इंडिपेंडेंट एनालिसिस ने शो किया कि बर्न्ट एरिया डिक्लाइंड ओनली 30% डिस्पाइट शार्प ड्रॉप्स इन फायर काउंट्स। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में अथॉरिटीज को ऑर्डर किया टू ट्रैक बर्न्ट एरिया। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज स्पेस टेक्नोलॉजी डायरेक्टली ड्राइविंग एनवायरमेंटल पॉलिसी। कंक्लूजन इज कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज एसेंशियल। वी नीड जियोस्टेशनरी आइज इन द स्काई। क्वेश्चंस टाइम। क्वेश्चन 1, इंडिया के ऑफिशियल एस्टिमेट्स कौन से नासा सैटेलाइट्स यूज करते हैं? मॉडिस और वियर्स। क्वेश्चन 2, सेंटिनल सैटेलाइट की मैपिंग रेजोल्यूशन क्या है? 100 meters by 100 meters रेजोल्यूशन। क्वेश्चन 3, मेटियोसैट सैटेलाइट्स किस कैटेगरी के हैं? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। क्वेश्चन 4, मेटियोसैट कितनी फ्रीक्वेंसी पर डेटा देता है? Every 15 minutes. Perfect for continuous tracking. क्वेश्चन 5, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में क्या नया मेट्रिक ट्रैक करने को कहा? Burnt area instead of just fire incidents. Now pause and practice saying, geostationary satellites like Meteosat track fires every 15 minutes. In short, fire incidents counting is flawed. Mapping the actual burnt area gives the real pollution picture. Great. Topic name, air pollution,
कॉजेज एंड हेल्थ डिफेक्ट्स। विंटर में दिल्ली की हवा जहर क्यों बन जाती है? इट इज अ डेडली मिक्स ऑफ ज्योग्राफी एंड इमिशंस। Intro is breaking down the multidimensional causes of NCR pollution. Background देखो तो Delhi has a basin-like geography flanked by Aravalli Hills जो airflow restrict करती है. हाँ, कोर लॉजिक में अक्टूबर से जनवरी हाई प्रेशर सिस्टम्स आते हैं, कॉजिंग विंटर इन्वर्जन, जहां कूलर एयर ट्रैप्ड बिलो वार्म है। एनसीआर में 3.3 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन कॉजेज 27% ऑफ PM 2.5 और रोड डस्ट इज 20 to 52% ऑफ PM 10। हेल्थ इफेक्ट्स बहुत सिवियर है। PM 2.5 एक्सपोजर इन प्रेगनेंसी इंक्रीजेस प्री टर्म बर्थ रिस्क बाय 70%। इट कॉजेज DNA डैमेज वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसका लिंक कॉग्निटिव डिक्लाइन और डिमेंशिया से भी है विद 35 to 49% हायर रिस्क पर 10 माइक्रोग्राम इंक्रीज। लूपस और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी ऑटो इम्यून डिजीजेस भी होती हैं। वर्ल्ड बैंक नोट्स 3% ऑफ इंडियाज GDP इज लॉस्ट टू हेल्थ केयर एंड लॉस्ट लेबर. Real world impact is the direct connection between environment and public health economics. Conclusion is geography traps the pollution, but human activity creates it. क्रॉस क्वेश्चंस अगेन। क्वेश्चन 1, दिल्ली का ज्योग्राफी विंड फ्लो को कैसे ब्लॉक करता है? Basin-like formation और Aravalli Hills restrict airflow. क्वेश्चन 2, टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है? Cooler air trapped below warmer layers, locking pollutants near the ground. क्वेश्चन 3, प्रेगनेंसी में हाई PM 2.5 का क्या डायरेक्ट रिस्क है? 70% increased risk of preterm birth. क्वेश्चन 4, डिमेंशिया का रिस्क कितना बढ़ता है? 35 to 49% higher risk for every 10 microgram increase. क्वेश्चन 5, एयर पोल्यूशन से इंडिया का कितना GDP वेस्ट होता है? Around 3% of GDP. नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग विंटर इन्वर्जन ट्रैप्स कूलर पोल्यूटेड एयर नियर द ग्राउंड। In short, winter inversion और local emissions मिलकर severe respiratory और neurological issues create करते हैं. मूविंग ऑन, टॉपिक नेम CAQM एंड एयरशेड्स। पोल्यूशन कोई स्टेट बॉर्डर्स नहीं मानता, हवा तो फ्रीली ट्रैवल करती है। दैट इज व्हाई वी मैनेज एयरशेड्स। Intro है setting up a unified body for the NCR region. Background is CAQM replaced EPCA because EPCA lacked statutory backing. Core logic is CAQM was set up in 2021. It can initiate action under Section 143 against non-compliant officers. World Bank ने 6 airsheds identify किए हैं in and around India based on geographic movement of pollutants. First, West Central IGP, जिसमें पंजाब, दिल्ली, UP है. Second, Central Eastern IGP with Bihar, Bengal, Bangladesh. Third, Middle India 1 for Odisha, Chhattisgarh. Fourth, Middle India 2 for Gujarat, Maharashtra. Fifth, Northern Central Indus. Sixth, Southern Indus. Real world impact ये है कि it shifts policy from city level management to regional airshed management. Conclusion is you cannot clean Delhi air without cleaning the entire Indo-Gangetic airshed. Quiz time. Question 1. CAQM ने किस पुरानी अथॉरिटी को रिप्लेस किया? EPCA को because it lacked statutory backing. Question 2. CAQM किस ईयर में सेटअप हुआ? 2021 में. Question 3. वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के अराउंड कितने एयरशेड्स आइडेंटिफाई किए हैं? Total 6 airsheds. क्वेश्चन 4, दिल्ली किस एयरशेड में फॉल करता है? West Central Indo-Gangetic Plain में. क्वेश्चन 5, एयरशेड का बेसिक डेफिनेशन क्या है? A geographical area through which pollutants move based on climate. नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग वर्ल्ड बैंक आइडेंटिफाइड 6 एयरशेड्स फॉर रीजनल पोल्यूशन ट्रैकिंग। In short, CAQM brings statutory power to manage pollution across massive regional airsheds. नेक्स्ट, टॉपिक नेम इंडिया मल्टी-pronged combat strategy. Let us decode the government master plan, the 6 major pillars fighting air pollution. Intro is tracking the evolution of India's environmental legal framework. Background spans from 1981 to modern emergency protocols. कोर लॉजिक समझते हैं। फर्स्ट पिलर है 1981 एयर एक्ट, जो फाउंडेशन लॉ है। सेकंड इज CCPB, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फॉर कंटिन्यूअस ट्रैकिंग। थर्ड है 2019 नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसे NCAP बोलते हैं। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है 131 सिटीज के लिए विद 40% PM 10 रिडक्शन टारगेट बाय 2025-26। Fourth है 2014 AQI system, जो public health tool है with 6 color codes, जहां 050 good है और 401 to 500 severe. फिफ्थ है 2017 GRAPP, जो इमरजेंसी प्रोटोकॉल है। Sixth is 2017-18 other measures like pet coke ban and farm subsidies. Real-world impact involves UPSC polity and environment governance mapping. Conclusion is, we have the laws and frameworks. The real challenge is implementation. क्वेश्चन 1, इंडिया का फाउंडेशन एयर लॉ कौन सा है? 1981 Air Prevention and Control of Pollution Act. क्वेश्चन 2, NCAP का मेन न्यूमेरिकल टारगेट क्या है? 40% PM10 reduction by 2025-26. में कितने कलर कोडेड कैटेगरीज हैं? 6 categories. क्वेश्चन 4, सिवियर AQI का स्कोर रेंज क्या है? 401 to 500. क्वेश्चन 5, GRAP कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2017 as an emergency protocol. नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग
NACP targets 40% PM10 reduction by 2025 across 131 cities. In short, from the 1981 Air Act to the 2019 NCAP, India has a six-pillar combat strategy. Fantastic. Topic name Delhi Air Pollution Solutions. Problems बहुत है, पर solutions क्या है? Let us talk about ANPR cameras and happy seeders. Intro covers international declarations and local tech implementations. Background: vehicles are the largest contributors to three key pollutants. Core logic देखते हैं. India signatory है Stockholm 1972, CLR DAP 1979, Rio 1992 और मेले डिक्लेरेशन 1998 जिसका फोकस रीजनल प्लान्स पर है. दिल्ली फ्यूल बैन में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स जैसे डीजल ओवर 10 years और पेट्रोल ओवर 15 years are tracked by ANPR cameras linked to Vahan portal. Vehicles emit 47% of PM2.5 and 78% of NOx. सबसे shocking part, two-wheelers are biggest source of PM2.5 और PM10, जबकि buses lead in NOx. Solutions में happy seeders आते हैं with 50 to 80% subsidies for direct sowing into stubble. Pusa biodecomposers use fungi and bacteria mix that takes 20-25 days to turn straw to mulch. Also, dense urban structures slow wind due to surface roughness. Real-world impact is tech-driven enforcement and biological agricultural solutions. Conclusion is, biodecomposers and strict vehicular tracking are the ultimate game changers. Ready for questions? Question 1. मेले डिक्लेरेशन 1998 किस चीज पर फोकस करता है? Regional action plans पर Question 2. एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को पेट्रोल पंप्स पर कैसे पकड़ते हैं? ANPR cameras और वाहन पोर्टल सिंक से. Question 3. वेहिकुलर PM 2.5 emissions में सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? Two-wheelers, most people do not guess that. Question 4. हैप्पी सीडर्स पर कितना सब्सिडी अवेलेबल है? 50% to 80% under CRM scheme. Question 5. पूसा डिकम्पोजर को स्टबल गलाने में कितने दिन लगते हैं? Around 20 to 25 days. Now, pause and practice saying ANPR cameras track end-of-life vehicles using the Vahan portal. In short, tackling two-wheeler emissions and subsidizing happy seeders are vital ground-level solutions. Topic name BS6 vehicles. अपनी गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप के अंदर एक मिनी केमिकल प्लांट चल रहा है. Let us decode BS6. Intro is the technological leap to Bharat Stage 6. Background is mandatory exhaust after-treatment systems for all new vehicles. Core logic समझते हैं. BS6 requires diesel particulate filters यानी DPFs और selective catalytic reduction यानी SCR units. They act as filters and chemical reactors. Catalytic converters transform carbon monoxide and nitrogen oxides into safe carbon dioxide, nitrogen, and water vapor. DPS trap fine soot, cutting PM emissions by over 90%. Real-world impact is massive reduction in urban vehicular toxicity. Conclusion is engineering innovation directly saving human lungs. Cross questions. Question 1. BS6 में कौन से नए units mandatory हैं? DPFs and SCI units. Question 2. DPF का full form क्या है? Diesel particulate filter. Question 3. DPFs particulate emissions को कितना reduce करते हैं? Over 90%. Question 4. Catalytic converters harmful NOx को किस में convert करते हैं? Safe nitrogen gas में. Question 5. क्या SCR एक chemical reactor की तरह काम करता है? Yes, it breaks down harmful gases internally. Now pause and practice saying diesel particulate filters in BSV vehicles cut PM emissions by 90%. In short, BSV tech uses DPF and SCR to trap soot and neutralize toxic gases before they exit the tailpipe. Now, topic name Graded Response Action Plan या GRP. Emergency में government rules कैसे switch करती है? Let us memorize the 4 stages. Intro is CAQM, step-by-step emergency brakes for NCR pollution. Background is it gets activated dynamically based on AQI forecasts. Core logic में Stage 1 is when AQI is 201-300, poor. यहाँ mechanized sweeping, water sprinkling और construction ban लगता है for over 500 square meter without dust mitigation. Stage 2 is AQI 301-400, very poor. Ban diesel gensets, ban coal and firewood in tandoors और hike parking fees. Stage 3 is AQI 401 to 450, severe. Strict ban on construction, except metro railway, ban BS3 petrol and BS4 diesel four-wheelers, or stagger office timings. Stage 4 is AQI over 450, severe plus. Stop truck entry, close schools, or 50% office strength ya WAF. Real-world impact is immediate policy actions affecting daily civilian life in NCR. Conclusion is, GRAP is a necessary band-aid, but not a permanent cure. Questions time. Question 1. Stage 1 GRAP किस AQI category पर लगता है? AQI 201 to 300, जिसे poor कहते हैं. Question 2. Parking fees बढ़ाना किस stage का action है? Stage 2, very poor category में. Question 3. BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार्स किस स्टेज में बैन होती हैं? Stage 3, severe category में. Question 4. स्कूल्स क्लोज करने का डिसीजन किस स्टेज में होता है? Stage 4, severe plus में. Question 5.
डीजल जनरेटर सेट्स पर बैन किस स्टेज से शुरू होता है? स्टेज 2 से। Now pause in practicing. JAPT stage 4 activates when AQI crosses 450, stopping truck traffic and closing schools. In short, GRAP tightens restrictions dynamically from sweeping roads in stage 1 to locking down traffic in stage 4. Moving on. Topic name Constitutional Environmentalism. क्या साफ हवा तुम्हारा fundamental right है? The Constitution says yes. Intro is the evolution of environmental protection in Indian law. Background is the original constitution did not expressly mention environmental protection. Core logic is Supreme Court interpreted clean environment as part of right to life under Article 21. 42nd Amendment inserted Article 48A, यानी duty of state and 51AG, duty of citizens. Precautionary principle कहता है कि states must take action against serious threats even without full scientific certainty. Public trust doctrine means state is just a trustee of natural resources, not the absolute owner. Article 39B and C emphasize community ownership and prevent wealth concentration. Real-world impact is, it empowers citizens to file PILs for environmental justice. Conclusion is, the Constitution guarantees life, and life requires clean air. Cross questions. Question 1. Clean environment किस article के अंदर आता है? Article 21, right to life के अंदर. Question 2. Article 48A किस बारे में है? State की duty to protect and improve the environment. Question 3. Precautionary principle का core rule क्या है? Take action even if there is no absolute scientific certainty of the threat. Question 4. Public trust doctrine का क्या मतलब है? Natural resources public की property हैं, state सिर्फ trustee है. Question 5. कौन सा article resources के community ownership की बात करता है? Article 39B and C. Now pause and practicing. Under Article 21, the Supreme Court interpreted a clean environment as a fundamental right. In short, Article 21, public trust or precautionary principle make clean air a legal right, not a luxury. Next topic. Name pollutants, source and impact. अलग-अलग pollutants हमारी body पर अलग तरीके से attack करते हैं. Let us decode the matrix. Intro. Mapping the exact chemical to its bodily harm. Background. Understanding criteria pollutants is key for public health awareness. Core logic breakdown करते हैं. First, NO2 from burning fuel causes asthma. Second, surface O3 from pollutants reacting with sunlight causes COPD. Third, SO2 from fossil fuels causes cardiovascular issues. Fourth, ammonia NH3 from fertilizers harms plants. fifth, lead PB from mining causes severe lead poisoning and permanent intellectual disability in children. Sixth, carbon monoxide CO from burning wood or coal causes unconsciousness and death. Real-world impact, highly testable matrix. For UPSC Prelims, Science section. Conclusion, every pollutant has a unique source and a unique deadly impact. Question 1. Surface level ozone कैसे बनता है? जब atmospheric pollutants sunlight की presence में react करते हैं. Question 2. कौन सा pollutant बच्चों में permanent intellectual disability कर सकता है? Lead यानी PB. Question 3. अमोनिया का primary source क्या है? Fertilizers or livestock waste. Question 4. कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग का extreme impact क्या है? Unconsciousness and death. Question 5. सरफेस ओजोन किस बीमारी का रिस्क बढ़ाता है? COPD, chronic obstructive pulmonary diseases. Now pause and practice saying lead exposure causes permanent intellectual disability while CO causes unconsciousness. In short, from lead, hurting brains, to ozone, hurting lungs, different pollutants require different mitigation strategies. Topic name Air pollution cloud seeding. जब pollution peak पर हो तो क्या हम artificial बारिश करा सकते हैं? Science says it is complicated. Intro, the hype versus reality of artificial rain in Delhi winters. Background, post-monsoon dry air and stable high-pressure systems prevent natural rain, leading to winter inversion. Core logic is cloud seeding cannot create clouds. It only enhances existing ones. It disperses silver iodide or sodium chloride via aircraft. Silver iodide का crystal structure ice को mimic करता है, causing droplets to condense, freeze and fall as rain. पर winter में atmosphere is too dry. इसका repeated use accumulates chemicals in soil and water bodies, causing unknown long-term ecological harm. Real-world impact shows the limits of geoengineering against weather constraints. Conclusion is, you cannot force nature to rain if there is no moisture in the air. Let us do the questions. Question 1. Cloud seeding में कौन से chemicals use होते हैं? Silver iodide and sodium chloride. Question 2. Silver iodide कैसे trigger करता है rain? उसका crystal structure ice जैसा होता है, triggering condensation. Question 3. क्या cloud seeding clear skies में काम करती है? No, natural clouds का होना compulsory है. Question 4. Delhi winters में बारिश naturally क्यों नहीं होती? Because atmosphere too dry और stable होता है. Question 5. Cloud seeding का long-term ecological concern क्या है?
केमिकल्स सॉइल और वाटर बॉडीज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। Now pause and practice saying. Cloud seeding uses silver iodide to trigger condensation but needs existing clouds. In short, artificial rain is not a magic wand, it needs natural moisture and has ecological side effects. Next topic name Air Quality Life Index या AQLI. Pollution तुम्हें सिर्फ बीमार नहीं कर रहा, ये तुम्हारी जिंदगी के साल चुरा रहा है. Intro translating PM 2.5 concentrations into lost years of life. Background PM 2.5 is the greatest external threat to life expectancy globally. Core logic. देखो, 100% of India lives in areas exceeding WHO limit of 5. 88% lives above the national standard of 40. अगर दिल्ली WHO limits meet कर ले, तो life expectancy would increase by 8.2 years. Bangladesh is the most polluted globally at 12 times WHO limit. China ने despite a recent 2.8% rise, अपना PM 2.5 40.8% reduce किया है since 2014. Global PM 2.5 in 2023 was 1.5% higher than 2022. Real world impact quantifies abstract pollution data into highly relatable human metrics. Conclusion. Clean air is literally a matter of life and death. Quiz time. Question 1. AQLI data के मुताबिक दिल्ली वालों को कितने साल मिलेंगे? A massive 8.2 extra years of life. Question 2. इंडिया की कितनी पॉपुलेशन नेशनल PM 2.5 स्टैंडर्ड के ऊपर रहती है? 46% population. Question 3. साउथ एशिया का सबसे पोल्यूटेड कंट्री कौन सा है? Bangladesh 12 times above WHO limit. Question 4. चाइना ने 2014 के कंपैरिजन में अपना PM 2.5 कितना % कम किया है? 40.8% lower. Question 5. ग्लोबली सबसे बड़ा एक्सटर्नल थ्रेट टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? PM 2.5 pollution. Now pause and practice saying, meeting WHO air standards would add 8.2 years to life expectancy. AQLI proves that reducing PM 2.5 is not just about clear skies, it is about adding decades to human life. Topic name, green crackers. दिवाली पर सब ग्रीन क्रैकर्स ढूंढते हैं, पर क्या वो सच में 100% ग्रीन होते हैं? Intro the legal and cannibal shift in festive fireworks. Background 2018 SE case Arjun Gopal versus UI mandated green crackers certified by NEEDI and PSO. Core logic समझते हैं. Green crackers used zeolite additives and boron-based reagents as dust suppressants. Flower pots chemically store water and lime, so when ignited, moisture settles the dust. Green sparklers have 32% potassium nitrate and 40% aluminium powder, reducing PM emissions by 30%. Noise is capped at 120 decibels. इन्हें green logo और QR code से identify करते हैं, लेकिन term misnomer है. They're actually reduced emission fireworks. Traditional ones used toxic barium nitrate. Real world impact, science modifying cultural practices for public health. Conclusion, they are greener but definitely not zero emission. Cross questions. Question 1. कौन सी agencies green crackers certify करती हैं? NEEDI and PSO. Question 2. Green crackers dust suppress करने के लिए क्या use करते हैं? Boron based reagents or water releasing molecules. Question 3. Green sparklers PM emissions कितना % कम करते हैं? 30% emissions reduce करते हैं. Question 4. Green crackers का noise limit क्या सेट किया गया है? Capped at 120 decibels. Question 5. Traditional crackers में कौन सा highly toxic chemical होता था? Barium nitrate. Now pause and practice saying, green crackers developed by NEREI use dust suppressants to reduce emissions by 30%. In short, green crackers are not pollution free. They are technically reduced emission fireworks using smart chemistry. Almost there. Topic name, brick kiln emissions. ईंट बनाने के प्रोसेस में इतना पोल्यूशन है कि पूरा देश चोक कर रहा है. Look at Bangladesh. Introduction. Brick kilns as massive contributors to regional haze. Background. Bangladesh has the second worst air quality, largely due to brick kilns. Core logic interventions include continuous fuel feeding, improved brick stacking, thicker ash insulation, and cavity wall kiln gates. 65% of kilns adopted these. Result was a 23% drop in energy use, 20% reduction in CO2 and PM 2.5. Improved brick quality and lower fuel cost per brick. Real world impact. Simple engineering tweaks resulting in huge environmental and economic gains. Conclusion. Better insulation does not just save the air, it saves money. Questions. Time. Question 1. बांग्लादेश में एयर पोल्यूशन का एक प्राइमरी सोर्स क्या है? Brick kilns यानी ईंट के भट्टे. Question 2. ब्रिक किल्स में क्या फिजिकल इंटरवेंशंस किए गए? Cavity wall gates और thicker ash insulation.
क्वेश्चन 3, कितने परसेंट किल्स ने नए मेथड्स अडॉप्ट किए? 65% kills ने, क्वेश्चन 4, इंटरवेंशंस के बाद PM 2.5 और CO2 में कितना रिडक्शन आया? 20% reduction. क्वेश्चन 5, क्या फ्यूल कॉस्ट पर कोई इम्पैक्ट पड़ा? Yes, fuel cost पर brick actually lower हो गया. Now pause and practice saying, better ash insulation in brick kilns reduced PM 2.5 emissions by 20%. In short, simple thermal engineering in brick kilns cuts down massive amounts of PM 2.5 while boosting profits. टॉपिक नेम, केमिकली टॉक्सिक एयर। क्या क्लीन एयर डे पर एयर क्वालिटी सच में सेफ होती है? Not if there are invisible toxic metals. इंट्रो, decoding the hidden toxicity within fine particulate matter. Background. PM 2.5 mass alone does not fully reflect true air toxicity. Core logic is focus on metal containing fine particles यानी MCFPs जो aluminium, silicon, iron, manganese और lead से बने होते हैं। Shockingly clean days जहां PM 2.5 under 15 था, the air samples were more toxic to lung cells than visibly polluted dusty days. Iron-rich MCFPs carry highly toxic manganese and lead from vehicle and coal emissions. Dusty days पर large mineral particles toxic metals को mask कर लेते हैं, पर visually clean days पर इनका relative concentration spike हो जाता है। Real world impact changes how we understand and measure AQI toxicity. Conclusion, do not just weigh the dust. Analyze what the dust is made of. Question 1, MCFPs का फुल फॉर्म क्या है? Metal containing fine particles. क्वेश्चन 2, क्लीन डेज पर हवा लंग सेल्स के लिए ज्यादा टॉक्सिक क्यों हो सकती है? क्योंकि उन दिनों टॉक्सिक मेटल्स का रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन स्पाइक हो जाता है. क्वेश्चन 3, आयरन रिच MCFPs अपने साथ कौन से डेडली मेटल्स कैरी करते हैं? मैंगनीज और लेड. क्वेश्चन 4, ये डेडली मेटल्स कहाँ से आते हैं? व्हीकुलर एमिशंस और कोल बर्निंग से. क्वेश्चन 5, डस्टी डेज पर टॉक्सिसिटी कम फील क्यों होती है? क्योंकि लार्ज मिनरल पार्टिकल्स टॉक्सिक मेटल्स को मास्क कर लेते हैं. Now pause and practice saying, air on visually clean days can have a higher relative concentration of toxic MCFPs. In short, visible dust is bad, but invisible metal nanoparticles from exhausts are far more biologically toxic. Topic name, Environmental Crisis Facts. Let us zoom out to the global picture. दुनिया का total carbon footprint और इंडिया की पोजीशन क्या है? Intro, the macro numbers defining our climate crisis. Background, rising global emissions driven by fossil fuel addiction. Core logic, global CO2 rose to 37.4 billion tons, which is a 10% increase between 2015 and 2024. India's emissions rose to 3.12 billion tons, relying heavily on coal and oil. Coal provides 70% of India's electricity. India generates 62 million tons of waste yearly, जिसमें से only 20% is scientifically processed. Global inequality देखें तो global north outsources pollution to global south. India per capita carbon footprint is 1.9 tons per year compared to the US at 14.7 tons per year. Real world impact core data points for UPSC mains environmental essays. Conclusion, India total emissions are high, but per capita emissions are still extremely low compared to the West. Question 1, India का per capita carbon footprint कितना है? Just 1.9 tons per year. Question 2, US का per capita carbon footprint कितना है comparison में? 14.7 tons per year. Massive difference. Question 3, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का कितना % कोल से आता है? Around 70%. क्वेश्चन 4, इंडिया साल भर में कितना वेस्ट जनरेट करता है और कितना प्रोसेस होता है? 62 million tons generated, only 20% processed. क्वेश्चन 5, 2015 से 2024 के बीच ग्लोबल CO2 emissions कितना % बढ़े? 10% increase. Now pause and practice saying, India per capita carbon footprint is 1.9 tons, while coal provides 70% of its electricity. In short, global north drives consumption while countries like India struggle with waste processing and coal dependency. Final topic दोस्तों. Topic name, chemical industries and green chemistry. केमिस्ट्री ने पोल्यूशन फैलाया है तो क्या केमिस्ट्री ही इसे साफ कर सकती है? Enter green chemistry. Intro, designing chemical products that eliminate hazardous substances. Background, introduced through 12 principles by Paul Anastas and John Warner in 1998. Core logic देखते हैं. Biodiesel production uses non-edible jatropha seeds grown on low-quality soil. Uses trans-esterification with methanol to produce biodiesel and glycerol. Instead of toxic sodium hydroxide, calcium oxide is used as a green, solid catalyst जो 95% recoverable है, reducing wastewater. Pharma industry में toluene, जो एक neurotoxic solvent used to make paracetamol, is being replaced by safer green solvents. Real-world impact, the future of sustainable industrial manufacturing. Conclusion, green chemistry is not just eco-friendly, it is economically efficient by reducing hazardous waste management. Last set of questions. Question 1, green chemistry के 12 principles किसने दिए? Paul Anastas and John Warner in 1998. Question 2, biodiesel production में कौन से non-edible seeds use होते हैं? Jatropha seeds. Question 3,
ट्रांस एस्टरिफिकेशन के थ्रू बायोडीजल के साथ कौन सा बाई प्रोडक्ट बनता है? ग्लिसरॉल, क्वेश्चन 4, बायोडीजल प्रोसेस में कौन सा ग्रीन कैटलिस्ट यूज हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड जो 95% रिकवरेबल है। क्वेश्चन 5, फार्मा इंडस्ट्री में पैरासिटामोल बनाने के लिए कौन से न्यूरोटॉक्सिक सॉल्वेंट को रिप्लेस किया जा रहा है? टोलोइन को। Now pause and practice saying green chemistry uses calcium oxide as a 95% recoverable catalyst for biodiesel. In short, from replacing toxic toluene in medicines to making Jatropha biodiesel, green chemistry is revolutionizing industries. Wow, that was massive. दोस्तों चलिए इस broad micro theme का quick recap कर लेते हैं। हमने explore किया smart tech like IIT Drone for routing और Meteosat for 15-minute burnt area tracking। फिर हमने decode किया severe toxicity of secondary pollutants, winter inversion और invisible metal containing fine particles को। साथ ही हमने map किए government frameworks जैसे 6 airsheds, GRAP emergency stages और BS6 engineering। और फाइनली हमने देखा कि कैसे ग्रीन केमिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्पेसिफिकली आर्टिकल 21, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सिस्टेमिक सॉल्यूशंस अगेंस्ट द एनवायरमेंटल क्राइसिस। दोस्तों एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट आप सबके लिए। जब ML बेस्ड राउटिंग, ग्रीन केमिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारी साइड हैं, द टूल्स फॉर क्लीन एयर ऑलरेडी एग्जिस्ट। The real question is, are we ready to demand these systemic changes as a daily priority, or will we keep waiting for temporary emergency fixes like cloud seeding every winter? थोड़ा सोच लो और प्रैक्टिस करते रहो। दोस्त, जस्ट इमेजिन करो कि आप 3 दिन तक बिना नहाए एक ही कपड़े पहने हुए हो। आपको लगेगा कि सिर्फ बदबू आएगी, राइट? एग्जैक्टली, हम सब यही सोचते हैं। बट वॉट इफ आई टेल यू कि आपके अनवॉश्ड क्लोथ्स एक्चुअली हवा में टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक लिटरली टर्निंग यू इनटू अ वॉकिंग केमिकल प्लांट। शॉकिंग ना? इट इज जेन्युइनली माइंड बेंडिंग। और आज हम ऐसे ही क्रेजी एनवायरमेंटल फैक्ट्स और यूपीएससी रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स को अनपैक करेंगे। बिल्कुल। आज के इस मैसिव डीप डाइव में हम कवर करेंगे मल्टीपल क्रिटिकल टॉपिक्स और वो भी एग्जैक्ट ऑर्डर में। शुरू करेंगे एनहांस्ड रॉक वेदरिंग से, फिर हाइजीन और ओजोन का लिंक, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की पावर्स, एनवायरमेंट ऑडिटर्स, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, CCUS टेक्नोलॉजी। और इतना ही नहीं, हम डिस्कस करेंगे फुकुशिमा का वेस्ट वाटर, शिपिंग एमिशंस और मार्पोल, संकन शिप्स के हैजर्ड्स, रिवर एयर पोल्यूशन, एक्वा मॉनिटरिक्स, बायो रेमेडिएशन और आखिर में माइक्रोप्लास्टिक्स और OEH क्राइसिस। राइट, हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली ब्रेक डाउन करेंगे। सो ग्रैब योर कॉफी और चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डू दिस। सो टॉपिक नेम, एनहांस्ड रॉक वेदरिंग, ब्रॉड माइक्रो थीम, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड कार्बन कैप्चर। ये एक क्लियर हेडिंग है, एनहांस्ड रॉक वेदरिंग। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इसका ये है, बेसिकली क्रश्ड रॉक जैसे बेसेल्ट को फार्मलैंड पर स्प्रेड करना ताकि नेचुरल जियोलॉजिकल वेदरिंग स्पीड अप हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड परमानेंटली कैप्चर हो जाए। इमेजिन एक किसान अपने खेत में नॉर्मल केमिकल फर्टिलाइजर के बजाय पाउडर्ड बेसॉल्ट डाल रहा है। ये ना सिर्फ CO2 को एज बाइकार्बोनेट और लाइमस्टोन लॉक कर रहा है, बल्कि उसकी क्रॉप यील्ड भी बढ़ा रहा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि कार्बन कैप्चर के लिए नेचर का अपना एक स्लो प्रोसेस है, राइट? यस, बैकग्राउंड ये है कि जब CO2 वाटर में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, तो वो रॉक्स के साथ रिएक्ट करके CO2 को लॉक करती है। हम बस इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। कोर लॉजिक पर आते हैं। हम क्विक वेदरिंग रॉक्स लाइक बेसॉल्ट यूज करते हैं क्योंकि फाइन पाउडर सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। और नंबर्स देखो, 50 टन्स ऑफ बेसॉल्ट पर हेक्टेयर पर ईयर लगाने से 4 साल में 10.5 टन्स CO2 पर हेक्टेयर कैप्चर होती है। को बेनिफिट्स में सॉइल अल्कालिनिटी, फर्टिलिटी और क्रॉप यील्ड्स बढ़ना शामिल हैं। एसिड रन ऑफ भी न्यूट्रलाइज होता है। पर चैलेंजेस भी हैं। कैटायंस नॉन कार्बोनिक एसिड से भी बन सकते हैं, तो मेजरमेंट थोड़ा अनसर्टन है। और याद रखना, कुछ रॉक्स में हेवी मेटल्स हो सकते हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और UPSC रेलेवेंट्स के लिए प्रोसेस नेचुरल वेदरिंग मिमिक करता है और बेसाल्ट इज की। कंक्लूजन यही है कि इट्स अ डबल विन, क्लाइमेट कूलिंग प्लस एन एग्रीकल्चरल बूस्ट। लेट्स जंप इनटू क्रॉस क्वेश्चनिंग फॉर मेमोरी हैक्स। सो बेसाल्ट रॉक ही क्यों यूज करते हैं ERW में? क्योंकि ये क्विक वेदरिंग है। मेमोरी हैक याद रखना, B फॉर बेसाल्ट, B फॉर बेस्ट फॉर फास्ट कैप्चर। और 50 टन्स बेसाल्ट कितना CO2 कैप्चर करता है? 10.5 टन्स ओवर 4 years। याद रखना, 50 से 10 का रेशियो। मिन मेजरमेंट चैलेंज क्या है इसमें? कैटायंस का आना फ्रॉम नॉन कार्बोनिक एसिड्स जो एस्टिमेशन को कंफ्यूज करता है। एग्रीकल्चर में को बेनिफिट क्या है? सॉइल अल्कैलिनिटी और फर्टिलिटी बढ़ती है और एसिड रन ऑफ रुकता है। इसमें रिस्क फैक्टर क्या है जो प्रीलिम्स में आएगा? केयरफुल सिलेक्शन जरूरी है क्योंकि रॉक्स में हेवी मेटल्स हो सकते हैं। ऑसम, नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग Basalt rock powder accelerates natural weathering to lock CO2 as limestone. mini recap. In short, this idea shows how crushing basalt on farms connects carbon cycle to soil fertility. Perfect. Moving to the next one. Topic name: hygiene and ozone. Broad micro theme: everyday habits and air quality. Clear heading. The hidden chemical plant on your clothes. Short explanation ये है कि daily hygiene habits directly impact करते हैं airborne chemical formation को. Unwashed clothes, ozone generated chemicals actually increase करते हैं. Like वो कॉलेज स्टूडेंट वाली स्टोरी। एक स्टूडेंट जो 3 दिन से वही टी-शर्ट पहने, उस टी-शर्ट का फैब्रिक
अब एनवायरनमेंट की ओजोन के साथ रिएक्ट करके 77% ज्यादा टॉक्सिक एमिशंस निकाल रहा है। Here's where it gets really interesting. Researchers from China, Denmark और US ने crazy study की. बैकग्राउंड ये है कि हम सोचते हैं पर्सनल हाइजीन सिर्फ स्मेल के बारे में है, बट इट्स एक्टिवली एन एनवायरमेंटल इशू टू। कोर लॉजिक समझो. स्टडी में मिला कि 3 दिन नहाने से कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया क्योंकि स्किन ऑयल्स क्विकली रीजेनरेट होते हैं. बट 3 दिन तक अनवॉश क्लोथ्स पहनने से हवा में ओजोन जनरेटेड केमिकल्स 25% बढ़ गए। स्पेसिफिकली 6-MHO और जेरेनाइल एसीटोन की एमिशंस अप टू 77% बढ़ गईं. फैब्रिक लिटरली एक केमिकल प्लांट बन गया. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इंडोर एयर क्वालिटी और ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के पर्सपेक्टिव से क्रूशल है। Conclusion. Washing clothes regularly is actually a pollution control measure. Let's do the questions. क्या 3 दिन ना नहाने से emissions बढ़ते हैं? नहीं, स्किन ऑयल्स रीजनरेट क्विकली, जीरो डिफरेंस। Unwashed clothes से ओजोन केमिकल्स कितने % बढ़ते हैं? ओवरऑल 25% इंक्रीज होता है। कौन सी स्पेसिफिक केमिकल्स 77% तक स्पाइक होते हैं? 6-MHO और जेरानियल एसीटोन। मेमोरी हैक 6M और GA टर्निंग क्लोथ्स इनटू फैक्ट्रीज। किस कंट्री के रिसर्चर्स ने ये स्टडी की? चाइना, डेनमार्क और US। फैब्रिक अनवॉश्ड रहने पर क्या बन जाता है? अ केमिकल प्लांट। यूपीएससी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए याद रखना। Cool. Now pause and practice saying. Unwashed clothes increase 6-MHO emissions by 77%, turning fabric into a chemical plant. Mini recap. In short, this idea shows how skipping laundry connects to increased indoor ozone generated chemicals. Exactly. Let's shift to policy. Topic name: Pollution Control Boards. Broad micro theme: Legal powers for ecosystem restoration. Clear heading. Expanding the power of PCBs. Definition देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को एम्पावर किया है टू इम्पोज रेस्टिट्यूशनरी डैमेजेस ताकि पोल्यूटेड वाटर बॉडीज और एयर को ओरिजिनल स्टेट में लाया जा सके. Imagine, एक फैक्ट्री ने नदी में टॉक्सिक वेस्ट डंप किया. अब बोर्ड सिर्फ नोटिस नहीं देगा, बल्कि उस फैक्ट्री से डायरेक्ट मनी या बैंक गारंटी कलेक्ट करेगा इकोसिस्टम को वापस रिस्टोर करने के लिए. इंट्रोडक्शन में ये एनवायरमेंटल जस्टिस में एक मैसिव शिफ्ट है. पहले एनफोर्स करना मुश्किल था, बट अब एससी इंटरवेंशन से पीसीबीज के दांत और शार्प हो गए हैं. कोर लॉजिक ये है कि एससी ने अलाउ किया टू कलेक्ट फिक्स्ड सम्स एज एक्स एंटे मेजर्स अंडर सेक्शन 33A ऑफ वाटर एक्ट 1974 और सेक्शन 31A ऑफ एयर एक्ट 1981. ये पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल पर बेस्ड है. फोकस प्योरली रेस्टोरेशन पर है. स्टैट्यूट्स पीसीबीज को पावर देते हैं इंडस्ट्रीज को क्लोज करने, प्रोहिबिट करने और उनकी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई रोकने का. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पॉलिटी और एनवायरमेंट गवर्नेंस के लिए प्राइम है. सेक्शंस 33A और 31A डायरेक्टली एमसीक्यूज में आते हैं. कंक्लूजन इज ऑफेंडिंग इंडस्ट्रीज अब बच नहीं सकती. उन्हें इकोसिस्टम रिपेयर की पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी. टाइम फॉर क्वेश्चंस. पीसीबीज को डैमेजेस इंपोज करने की पावर किसने दी? सुप्रीम कोर्ट ने. फॉर रेस्टिट्यूशनरी डैमेजेस. किस प्रिंसिपल पर यह डिसीजन बेस्ड है? पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल. मेमोरी हैक, जो गंदा करेगा वो भरेगा. वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 के किस सेक्शन में ये एक्स एंटे पावर्स है? सेक्शन 33A फॉर वाटर और सेक्शन 31A फॉर एयर. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. क्या बोर्ड्स डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई कट कर सकते हैं? यस, एब्सोल्यूट स्टैट्यूटरी पावर है. मेन फोकस पेनल्टी का क्या होता है? Restoration of ecosystems to their original state. ग्रेट. नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग. Section 33A of Water Act and 31A of Air Act empower boards to cut electricity and enforce polluter pays principle. Mini recap. In short, this idea shows how SC rulings connect strict financial penalties to ecosystem restoration. अगला टॉपिक इससे क्लोजली लिंक्ड है. Topic name: Environment Auditors. Broad micro theme: Outsourcing compliance verification. Clear heading. Introduction of independent environment auditors. शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि मोएफ ने एक नया क्लास बनाया है इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट ऑडिटर्स का, जो एसपीसीबीज को सप्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट्स की कंप्लायंस वेरीफाई करने में. स्टोरी ये है कि पहले एसपीसीबी इंस्पेक्टर्स हर फैक्ट्री नहीं जा पाते थे क्योंकि लोग कम थे. अब प्राइवेट एक्रेडिटेड एजेंसीज ऑडिट कर सकती हैं, जैसे सीए फाइनेंशियल ऑडिट करता है. इंट्रोडक्शन सिस्टम हेवीली ओवरबर्डन्ड था, तो मोएफ ने एक स्मार्ट सोल्यूशन निकाला. बैकग्राउंड में सीपीसीबी रीजनल ऑफिसेज और एसपीसीबीज के पास मैन पावर और रिसोर्सेज की भारी कमी थी. कोल लॉजिक पर आते हैं. एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 के अंडर प्राइवेट अक्रेडिटेड एजेंसीज अब EIA स्टडीज और कंप्लायंस चेक कर सकती हैं. इनकी रिपोर्ट एक्सपर्ट कमिटीज अप्रेज करेंगे और ये ऑडिटर्स ग्रीन क्रेडिट रूल्स कंप्लायंस के लिए भी यूज हो सकते हैं. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में ये गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन एनवायरनमेंट का की पार्ट है. ग्रीन क्रेडिट इंटीग्रेशन बहुत रेलेवेंट है. कंक्लूजन: कंप्लायंस अब फास्टर और ज्यादा रोबस्ट होगी थ्रू प्राइवेट पब्लिक इंटीग्रेशन. क्वेश्चंस टाइम. मोएफ ने न्यूली क्या क्रिएट किया है कंप्लायंस के लिए? इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट ऑडिटर्स की नई क्लास. ये फ्रेमवर्क किस रूल्स के अंडर एस्टैब्लिश हुआ है? एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025. ये डिसीजन क्यों लिया गया? क्योंकि सीपीसीबी और एसपीसीबीज फेस शॉर्टेजेस ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेज. क्या प्राइवेट एजेंसीज EII स्टडीज अंडरटेक कर सकती हैं? यस, प्राइवेट एक्रेडिटेड एजेंसीज कैन. ये ऑडिट्स और किस स्कीम के कंप्लायंस में यूज होंगी? ग्रीन क्रेडिट रूल्स, मेमोरी हैक, ऑडिट इक्वल्स ग्रीन क्रेडिट. नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग. Under Environment Audit Rules 2025,
Private agencies supplement SPCBs for EIA and green credit compliance. Mini recap. In short, this idea shows how independent auditors connect to solving SPCB manpower shortages. Exactly. अब वाटर पोल्यूशन की आगे बात करते हैं. Topic name: Water pollution, groundwater contamination. Broad micro theme: the hidden crisis below our feet. Clear heading? 2024 CGW GWR groundwater contamination report. बेसिकली सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की 2024 की रिपोर्ट ने इंडिया में वाइड स्प्रेड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को रिवील किया है, फ्रॉम नाइट्रेट्स टू हेवी मेटल्स. एक माइक्रो स्टोरी समझो. पंजाब का एक किसान बोरवेल खोदता जा रहा है. पानी डीप जाने से कॉस्ट तो बढ़ रही है, बल्कि आर्सेनिक और यूरेनियम जैसा जहर उसके ग्लास तक पहुंच रहा है. इंट्रोडक्शन: हम जो पानी ग्राउंड से पीते हैं उसकी रियलिटी बहुत डार्क है. बैकग्राउंड में ओवर एक्सट्रैक्शन और पोल्यूशन दोनों मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बना रहे हैं. कोर लॉजिक देखें तो CGWB की एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 इमेंस टॉक्सिक प्रेजेंस रिवील करती है. हम स्पेसिफिक कंटामिनेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे. पर रियल वर्ल्ड इंपैक्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में है. CGW एक्चुअली लैक्स स्टैट्यूटरी पावर्स, जो कि बहुत बड़ा लूपहोल है. कंक्लूजन इज डेटा शोज एन अर्जेंट नीड फॉर स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन. लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चंस. ग्राउंड वाटर क्वालिटी की 2024 एनुअल रिपोर्ट किसने निकाली? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी CGW ने. क्या CGWB एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, इट लैक्स इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी स्टेटस. ये बस जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर सबऑर्डिनेट ऑफिस है. तो स्टैट्यूटरी पावर्स कौन एक्सरसाइज करता है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA. CGWA को पावर्स कहां से मिलती है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वेरी क्रूशियल फॉर प्रीलिम्स. CGWB का रोल फिर क्या बचता है? ये स्ट्रिक्टली CGWA की टेक्निकल आर्म की तरह फंक्शन करता है. Perfect. Now pause and practice saying. CGWB lacks statutory powers but acts as the technical arm for CGWA under the EPA 1986. Mini recap. In short, this idea shows how CGWD data connects to the critical institutional gaps in groundwater regulation. दोस्त, before we dive into the next mind-blowing technology, CCUS, एक छोटी सी बात. अगर आपको ये डीप ड्राइव्स पसंद आ रहे हैं और आप अपने UPSC या जनरल नॉलेज गेम को टॉप पर रखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक करो इस लेक्चर को और नोटिफिकेशंस इनेबल कर लो. और हाँ, प्रीमियम नोट्स एक्सेस के लिए हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करो. ये इनिशिएटिव चलाने में आपका सपोर्ट हमें और ऐसे एनर्जेटिक लेक्चर्स बनाने की ताकत देता है. लेट्स ग्रो टुगेदर. कूल ना? बहुत जरूरी है. चलिए टेक पर वापस आते हैं. टॉपिक नेम: CCUS, Carbon Capture, Usage and Storage. Broad micro theme: turning emissions into assets. क्लियर हेडिंग? The 3 stages of CCUS technology. CCUS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पावर प्लांट्स और इंडस्ट्री से CO2 कैप्चर करती है और या तो उसे अंडरग्राउंड स्टोर करती है या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में रीयूज करती है. सोचो, एक मैसिव थर्मल पावर प्लांट धुआं छोड़ रहा है, पर चिमनी में एक मशीन लगी है जो सारी CO2 को खींचकर उसे ग्रीन यूरिया या कोल्ड ड्रिंक्स की फिज में बदल देती है. वाओ. इंट्रोडक्शन: ग्लोबल वार्मिंग कॉम्बैट करने का ये सबसे पावरफुल टेक स्वीट है. बैकग्राउंड एमिशंस कम करने के अलावा एग्जिस्टिंग एमिशंस को सोक करना उतना ही जरूरी है आज की डेट में. कोर लॉजिक के 3 स्टेजेस हैं. स्टेज 1 है कैप्चर, जो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है. लो CO2 फ्रॉम रिफाइनरीज के लिए केमिकल सॉल्वेंट, हाई CO2 फ्रॉम थर्मल पावर के लिए फिजिकल सॉल्वेंट, और मॉडरेट CO2 फॉर SMR यूनिट्स के लिए एड्सॉर्प्शन टेक्निक्स. स्टेज 2 है यूटिलाइजेशन. कैप्चर्ड CO2 से ग्रीन यूरिया, ड्राई आइस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और बिल्डिंग मटेरियल्स बनते हैं. इट रिड्यूसेस कॉस्ट्स. और स्टेज 3 है स्टोरेज, परमानेंटली अंडरग्राउंड इंजेक्ट करना इन ऑयल एंड गैस फील्ड्स या जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस. Real world impact for UPSC is matching pairs for stage 1. Low versus high CO2 methods direct question बन सकते हैं. कंक्लूजन ये है कि CO2 अब वेस्ट नहीं, एक रिसोर्स बन सकता है. क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं. लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन जैसे रिफाइनरीज में कौन सा कैप्चर मेथड यूज होता है? केमिकल सॉल्वेंट बेस्ड कैप्चर. हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन लाइक थर्मल पावर प्लांट्स के लिए फिजिकल सॉल्वेंट मेथड्स. मेमोरी हैक. हाई पावर इक्वल्स फिजिकल स्ट्रेंथ. मॉडरेट CO2 इन SMR यूनिट्स के लिए एड्सॉर्प्शन टेक्निक्स यूज होती हैं. यूटिलाइजेशन स्टेज में CO2 का क्या बनता है? ग्रीन यूरिया, ड्राई आइस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और बिल्डिंग मटेरियल्स. स्टेज 3 स्टोरेज कहाँ की जाती है? अंडरग्राउंड इन डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस फील्ड्स. Spot on. Now pause and practice saying. Higher CO2 uses physical solvents, while low CO2 uses chemical solvents for capture. Mini recap. In short, this idea shows how CCUS connects industrial emissions to usable products like green urea. अब हम वापस ग्राउंड वाटर के टॉक्सिन्स को डिटेल में देखते हैं. Topic name: Groundwater contamination continued. Broad micro theme: the chemical cocktail in Indian groundwater. Clear heading: from nitrates to uranium, the silent killers. ग्राउंड वाटर रिपोर्ट ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है नाइट्रेट्स, फ्लोराइड, आर्सेनिक और यूरेनियम का डेंजरस कॉन्सेंट्रेशन और उसके सिवियर हेल्थ इम्पैक्ट्स. फॉर इंस्टेंस, पंजाब के मालवा रीजन में लोग कैंसर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं. रीजन है उनके ग्राउंड वाटर में हेवीली मिक्स्ड यूरेनियम और आर्सेनिक जो डीप ड्रिलिंग से वहां पहुंचा. इंट्रोडक्शन: लेट्स लुक एट द एक्चुअल पॉइजन इन द वाटर. बैकग्राउंड:
हर केमिकल का अपना एक टारगेट ऑर्गन और स्पेसिफिक डिजीज होती है, विच इज टेरिफाइंग। कोर लॉजिक ब्रेक्स दिस डाउन। नाइट्रेट्स 20% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में है, कॉजिंग ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोराइड 230 डिस्ट्रिक्ट्स में अफेक्ट कर रहा है, कॉजिंग फ्लोरोसिस इन राजस्थान, एपी, तेलंगाना। और आर्सेनिक WHO की 10 माइक्रोग्राम्स पर लीटर लिमिट को एक्सीड करता है इन पंजाब, बिहार, यूपी, कॉजिंग कैंसर्स और गैंग्रीन। यूरानियम मालवा पंजाब में हाई है, कॉजिंग क्रॉनिक किडनी डिजीज। आयरन और हेवी मेटल्स लाइक लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी डिलेज और एनीमिया कॉज करते हैं। माइक्रोबियल सीवेज कॉजेस कॉलेरा और हेपेटाइटिस। और सबसे बड़ा इशू, पंजाब अपनी सस्टेनेबल लिमिट का 1.5 टाइम से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। डीपर ड्रिलिंग इक्वल्स वर्स क्वालिटी। और वाटर एक्ट 1974 स्केर्सली कवर्स ग्राउंड वाटर। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में डिजीजेस को केमिकल से मैप करना प्रीलिम्स में फेवरेट फॉर्मेट है। Conclusion: over extraction creates a vicious cycle of deeper drilling and higher toxicity. Let's do the memory hacks. Nitrates की वजह से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। मेमोरी हैक, नाइट्रेट फॉर नाइला और ब्लू। आर्सेनिक का WHO सेफ लिमिट क्या है और ये किन स्टेट्स में हाई है? 10 माइक्रोग्राम्स पर लीटर, हाई इन पंजाब, बिहार, यूपी, कॉजेस गैंग्रीन। यूरेनियम मेनली कहाँ मिल रहा है और क्या कॉज करता है? मालवा पंजाब में, कॉजेस क्रॉनिक किडनी डिजीज। पंजाब अपनी सस्टेनेबल लिमिट का कितना गुना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है? मोर देन 1.5 टाइम्स। इट्स क्रेजी। क्या वाटर एक्ट 1974 ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करता है? नो, इट्स स्कार्सली कवर्स ग्राउंड वाटर। ह्यूज लूप होल है ये। Okay, now pause and practice saying. Nitrate causes blue baby syndrome, while uranium in Punjab causes kidney disease. Mini recap. In short, this idea shows how overextraction connects to devastating chemical health crisis. Let's move to a global ocean crisis now. Topic name: Fukushima Daiichi wastewater. Broad micro theme: tracking radioactive release in oceans. Clear heading? Where will Fukushima's tritium go? Short definition ये है कि जापान के फुकुशिमा प्लांट का वेस्ट वाटर ओशन में रिलीज हो रहा है। रिसर्चर्स ने COVO 4.9 मॉडल से इसके स्प्रेड को ट्रैक किया है। एक मैसेज इन अ बॉटल की तरह, फुकुशिमा का ट्रीटियम ओशन करंट्स स्पेसिफिकली क्रोशियो के सहारे घूम रहा है और वार्मिंग ओशंस उस बॉटल की स्पीड बढ़ा रहे हैं। इंट्रोडक्शन: न्यूक्लियर वेस्ट वाटर सुनकर डर लगता है, बट लेट्स सी द एक्चुअल साइंस। बैकग्राउंड में 2011 डिजास्टर के बाद एक्यूमुलेटेड वाटर अब रिलीज हो रहा है। इसमें ट्रीटियम है जो हाइड्रोजन का रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। कोर लॉजिक में COVO 4.9 ओशन सर्कुलेशन मॉडल यूज हुआ। फाइंडिंग्स दिखाती हैं कि ओपन पैसिफिक में ट्रिटियम लेवल्स डिटेक्शन लिमिट से नीचे हैं। बट द कैच इज, वार्मिंग ओशंस के चलते कुरोशियो करंट नॉर्थ शिफ्ट हो रही है, जो ट्रीटियम की स्पीड बढ़ा रही है। ये एशियन कोस्ट्स पर लगभग 3 इयर्स जल्दी पहुंचेगा। However, slow release rate और ट्रिटियम की 12-year half life की वजह से लेवल्स 2099 तक अनडिटेक्टेबल ही रहेंगे, इवन इन वर्स्ट केस। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में कुरोशियो करंट और COCO 4.9 मॉडल एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के क्रॉसओवर क्वेश्चंस हैं। Conclusion: Science shows speed is increasing, but danger level remains low due to dilution and half-life. क्वेश्चन टाइम। फुकुशिमा वेस्ट वाटर ट्रैक करने के लिए कौन सा मॉडल यूज हुआ? होस्ट पूछती है। हाँ राइट, प्लीज आस्क। फुकुशिमा वेस्ट वाटर ट्रैक करने के लिए कौन सा मॉडल यूज हुआ? COCO 4.9 ओशन सर्कुलेशन मॉडल। वार्मिंग ओशंस किस करंट को नॉर्थ शिफ्ट कर रहे हैं? कुरोशियो करंट को। वेस्ट वाटर में मेनली कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिलीज हो रहा है? ट्रीटियम। ट्रीटियम की हाफ लाइफ कितनी होती है? 12 साल होती है। क्या 2099 तक पैसिफिक में ये डेंजरस लेवल्स पर होगा? No, due to 12-year half-life and slow release, it remains undetectable. Perfect. Now pause and practice saying. The COCO 4.9 model shows the Crucio current speeding up tritium flow, though levels remain undetectable. Mini recap. In short, this idea shows how climate change connects to ocean currents, altering the spread of nuclear wastewater. Now sticking with oceans, let's talk shipping. Topic name: Shipping emissions. Broad micro theme: taxing the ocean's carbon footprint. Clear heading. IMO's historic levy on shipping emissions. शिपिंग इंडस्ट्री जो ग्लोबल एमिशंस का 2.8% बनाती है, उस पर इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO ने एक मैंडेटरी मार्केट बेस्ड मेजर लेवी लगाने का फ्रेमवर्क अप्रूव किया है। अगर ग्लोबल शिपिंग एक कंट्री होती तो वो दुनिया का 6th लार्जेस्ट पोल्यूटर होती। अब हर जायंट कार्गो शिप को अपने पोल्यूशन के लिए एक कार्बन टैक्स पे करना होगा। इंट्रोडक्शन: MEPC 83 की मीटिंग में एक मैसिव डिसीजन लिया गया है। Background: shipping emits around 1 billion tons GHG every year. Without action, emissions massive spike देखते by 2050. कोर लॉजिक पर आते हैं। प्रपोजल्स थे फिक्स्ड लेवी, यूनिट ट्रेडिंग, फिक्स्ड फंड और ब्रिजिंग मैकेनिज्म जो इंडिया ने प्रपोज किया था। Finally, IMO voted in favor of Singapore's hybrid model. ये शिपिंग को फर्स्ट ग्लोबल सेक्टर बनाता है विद मैंडेटरी emissions levy. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मारपोल की एनेक्स VI अमेंड करनी होगी। IMO टारगेट्स हैं 40% रिडक्शन by 2030 और नेट जीरो by 2050. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट: IMO
मार्पोल, एनेक्स वीआई और इंडियाज ब्रिजिंग मैकेनिज्म स्टैंड्स यूपीएससी के लिए हॉट टॉपिक्स हैं। Conclusion. द हाई सीज आर नो लॉन्गर अ फ्री पोल्यूशन जोन। These are the questions. शिपिंग ग्लोबल एमिशंस का कितना % है? Around 2.8%. सिक्स्थ लार्जेस्ट एमिटर। IMO ने किसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया लेवी के लिए? सिंगापुर's हाइब्रिड मॉडल इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया। इंडिया का क्या प्रपोजल था इस मीटिंग में? India proposed a bridging mechanism penalizing non-compliance or rewarding zero fuel users. ये लेवी इंप्लीमेंट करने के लिए किस ट्रीटी को अमेंड करना होगा? Annex 6 of MARPOL को। IMO का 2030 का कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन टारगेट क्या है? 40% reduction by 2030. Now pause and practice saying. IMO adopted Singapore's hybrid model, amending MARPOL Annex 6 to tax shipping emissions. Mini recap. In short, this idea shows how global cooperation connects to taxing a massive, previously unregulated sector. Let's detail out that MEPC 83 framework. Topic name: CCUS in MEPC MARPOL context. Broad micro theme: the economics of emission rules. Clear. Heading. Detailing the MEPC 83 framework. यहाँ हम CCUS के ब्रॉडर एंडोर्समेंट और MMPC 83 के बास्केट ऑफ मिड टर्म मेजर्स को डीपली डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रो स्टोरी। एक शिप मालिक अब मैथ्स कैलकुलेट कर रहा है कि अगर मैं गंदा फ्यूल यूज करूंगा तो टियर 2 पेनल्टी देनी पड़ेगी, विच इज $380 पर टन। तो बेटर है ग्रीन अमोनिया पर शिफ्ट हो जाऊं। Introduction. Let's look at the financial mechanics approved in London. बैकग्राउंड। COP28 में ग्लोबली इंडोर्स होने के बाद CCUS का मोमेंटम हाई था, दो इंडिया में इसकी फीजिबिलिटी लिमिटेड है ड्यू टू डेटा एंड जियोलॉजी। Core logic. MEPC 83 की दो पिलर्स हैं। पहला है मरीन फ्यूल स्टैंडर्ड, जो GHG फ्यूल इंटेंसिटी पर टेक्निकल लिमिट लगाता है, फोर्सिंग अ शिफ्ट टू ग्रीन फ्यूल्स। और दूसरा है ग्लोबल प्राइसिंग मैकेनिज्म। टियर 1 में $100 पर टन पेनल्टी है फॉर माइल्ड नॉन कंप्लायंस और टियर 2 में $380 फॉर सिग्निफिकेंट नॉन कंप्लायंस। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, प्राइसिंग टियर्स और वेल टू वेक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरनमेंट का कोर है। Conclusion. Economic penalties hit harder, driving real technological shift. क्रॉस क्वेश्चंस टाइम। इंडिया में CCUS स्टोरेज की फीजिबिलिटी कम क्यों है? Due to inadequate data or geological constraints. मरीन फ्यूल स्टैंडर्ड किस चीज पर टेक्निकल लिमिट सेट करता है? GHG fuel intensity पर based on the well-to-wake cycle. ग्लोबल प्राइसिंग मैकेनिज्म में टियर 1 पेनल्टी कितनी है? $100 per ton of CO2 equivalent for mild non-compliance. सिग्निफिकेंट नॉन कंप्लायंस यानी टियर 2 के लिए पेनल्टी क्या है? $380 per ton. मरीन फ्यूल स्टैंडर्ड किस टाइप के फ्यूल्स को फोर्स कर रहा है? Zero या near zero emission fuels like green hydrogen or ammonia. ग्रेट, नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग। MEPC 83 introduced a two-tier pricing mechanism, $100 for mild and $380 for significant non-compliance. Mini recap. In short, this idea shows how strict financial tiers connect to forcing green fuel adoption. Moving to the rule book itself. Topic, name, MARPOL. Broad micro theme, the International Rule Book for Clean Oceans. Clear heading. Breaking down MARPOL annexes. MARPOL के 6 annexes हैं जो अलग-अलग टाइप के शिप पोल्यूशन को रेगुलेट करते हैं। एग्जाम्पल, एक कार्गो शिप ओशन के बीच में अपना प्लास्टिक कचरा नहीं फेंक सकता क्योंकि मार्पोल एनेक्स 5 टोटली बैन करता है प्लास्टिक स्टंपिंग को। इंट्रोडक्शन। हर एस्पिरेंट को मार्पोल के एनेक्सेस टिप्स पर याद होने चाहिए। बैकग्राउंड, 1970s से ये कन्वेंशन मैरिटाइम एनवायरनमेंट की स्पाइन रहा है। कोर लॉजिक। Annex I is for oil, Annex 2 is for noxious liquids in bulk, Annex 3 for harmful packaged substances, Annex 4 for sewage. एनेक्स V सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लीट बैन ऑन प्लास्टिक्स डंपिंग और एनेक्स 6 एयर पोल्यूशन के लिए है। IMO 2020 रूल्स ने ग्लोबल सल्फर कैप 3.5 से 0.5% कर दिया। इंडिया सिग्नेटरी है और इसे मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के वाया एनफोर्स करता है। कोस्ट गार्ड नोडल एजेंसी है ऑयल स्पिल्स के लिए। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, डायरेक्ट मैपिंग क्वेश्चन ऑन एनेक्स V फॉर गार्बेज और प्लास्टिक्स। कंक्लूजन, मार्पोल इज द अल्टीमेट शील्ड फॉर मरीन इकोलॉजी। लेट्स डू द क्वेश्चंस। गो अहेड। मार्पोल का Annex V किस चीज से डील करता है? Garbage, specifically imposing a complete ban on plastics. Memory hack, V for V ban, plastics. Annex 6 के अंदर IMO 2020 रूल ने सल्फर कैप कितना कर दिया? 3.5% से घटाकर 0.5% कर दिया। इंडिया मार्पोल को किस एक्ट के थ्रू एनफोर्स करता है? मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। मैरिटाइम डिजास्टर्स और ऑयल स्पिल्स के लिए नोडल एजेंसी कौन है? कोस्ट गार्ड अंडर NOS DCP। ऑयल स्पिल क्लीनअप में सबसे पहले क्या यूज होता है? ओलियोफिलिक पिलोज, जो ऑयल अब्सॉर्ब करते हैं पर पानी नहीं। ब्रिलियंट। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग। Annex V bans plastics. Annex 6 limits sulfur to 0.5% and oliophilic pillows absorb oil spills. Many recap. In short, this idea shows how the 6 MARPOL annexes rigidly connect to preventing multi-layered marine pollution. और जब रूल्स टूटते हैं, डिजास्टर्स होते हैं। Topic name: Shipping hazards. Broad micro theme: The dangers of hazardous cargo. Clear heading.
MV1 High 503 fire incident. सिंगापुर वेसल MV1 High 503 में केरला कोस्ट के पास आग लगी, जिसमें हाईली डेंजरस IMO क्लासिफाइड हैजरस सब्सटेंसेस थे। स्टोरी ये है कि एक फ्लोटिंग वेयरहाउस जिसमें एक्सप्लोसिव इंक, कंबस्टेबल सॉलिड्स और टॉक्सिक केमिकल्स भरे हैं, उसमें समुद्र के बीच आग लग जाए तो वो एक इकोलॉजिकल एटम बॉम्ब बन जाता है। इंट्रोडक्शन, ओशन ट्रेड में सेफ्टी एक मैसिव रिस्क फैक्टर है। बैकग्राउंड, शिप्स सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स या कपड़े कैरी नहीं करते, बल्क इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी ले जाते हैं। कोर लॉजिक, इंसिडेंट बायेपोर कोस्ट के पास हुआ। वेसल पर 157 कंटेनर्स ऑफ हजार्डस मटेरियल्स थे। IMO क्लासिफिकेशंस इन्वॉल्व थे: Class 3 flammable liquids, Class 4.1 flammable solids, Class 4.2 spontaneously combustible solids and Class 6.1 toxic substances. उनके पास फ्लेमेबल रेजिन, बेंजोफिनॉन और नाइट्रोसेल्युलोज विद अल्कोहल था। Real world impact, IMO hazard classifications की basic understanding disaster management के लिए जरूरी है। Conclusion: cargo profiling is strictly needed to prevent coastal disasters. Let's do the questions. MV1 High 503 इंसिडेंट कहाँ हुआ? Off the Bayport coast in Kozhikode. IMO के हिसाब से क्लास 3 केमिकल्स क्या होते हैं? Flammable liquids, क्लास 4.2 सब्सटेंसेस क्या हैं? spontaneously combustible solids, क्लास 6.1 कैटेगरी में क्या आता है? toxic substances, इस शिप पर एक डेंजरस केमिकल नाइट्रोसेल्युलोस किसके साथ मिक्स था? alcohol के साथ, making it highly volatile. Got it. Now pause and practice saying IMO Class 3 is flammable liquids and Class 6.1 is toxic substances. mini recap. In short, this idea shows how specific IMO classifications connect to the intense risk of maritime cargo fires. एक और maritime disaster देखते हैं। Topic name: Sunken ships. Broad micro theme: chemical spills and plastic pellets on shores. Clear heading: MSC Elsa 3 and the Nurdle Nightmare. Liberian vessel MSC Elsa 3 कैप्साइज हो गई, जिससे कोलम कोस्ट पर केमिकल लीक और नर्डल्स वॉश अशोर हो गए। बीच पर अचानक से लाखों छोटे प्लास्टिक के दाने आ गए। ये इनोसेंट लगते हैं, बट ये फिश को सफोकेट करते हैं और फूड चेन में जहर घोलते हैं। इंट्रोडक्शन: एक डूबा हुआ शिप सालों तक कोस्ट को पोल्यूट कर सकता है। बैकग्राउंड: 9 कंटेनर्स वॉश अशोर हुए। कोस्ट गार्ड ने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट से डिस्पर्सन स्प्रे किए। कोर लॉजिक: ये टियर 2 मैरिटाइम इवेंट था। शिप कैरीड कैल्शियम कार्बाइड, एक हैजार्डस केमिकल जो पानी से मिलकर फ्लेमेबल एसिटिलीन गैस बनाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तिरुवनंतपुरम शोर्स पर नर्डल्स आ गए। ये प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, साइज 1 से 5 mm। ये LDPE और HDPE थे। LDPE रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट: नर्डल्स और कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन साइंस एंड टेक का सॉलिड MCQ फ्रेमवर्क है। कंक्लूजन: shipwrecks bring both immediate chemical fire risks and long-term plastic toxicity. क्रॉस क्वेश्चंस: टाइम: कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? एसिटिलीन गैस, जो फ्लेमेबल होती है। MSC एल्सा 3 इंसिडेंट को किस टीयर का डिजास्टर क्लासिफाई किया गया? Tier 2 maritime event. क्या होता है? 1 to 5 mm diameter. Memory hack: nurdles 1 to 5. क्या नर्डल्स सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स हैं? No, they are primary microplastics, basically raw material. नर्डल्स मेनली किन दो प्लास्टिक्स के थे, जिसमें से एक हार्ड टू रिसाइकिल है? LDPE और HDPE. LDPE यानी लो डेंसिटी, रिसाइकिल करना डिफिकल्ट है। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग Calcium carbide plus water yields acetylene gas, while nurdles are primary 1 to 5 mm microplastics. mini recap. In short, this idea shows how a single sunken ship connects to explosive chemical reactions and severe microplastic coastal pollution. चलिए अब एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, but from a surprising source. Topic name: River air pollution. Broad micro theme: when water pollution takes flight. Clear heading: aerosolized river pollutants. नदियों में जो अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है वो ओशन में मिलने के बाद एरोसोलाइज होकर वापस हवा में उड़ता है, पोजिंग हेल्थ रिस्क्स। आप बीच पर फ्रेश हवा लेने खड़े हो, पर समुद्र की लहरें जो मिस्ट बना रही हैं, उसमें इफेक्टिवली अनट्रीटेड सूएज और ड्रग्स हैं जो नदी लाई थी। इंट्रोडक्शन: वाटर पोल्यूशन सिर्फ पानी तक लिमिटेड नहीं है, वो एयर पोल्यूशन बन रहा है। बैकग्राउंड: तिवाना रिवर एट US मेक्सिको बॉर्डर पर एक ब्रेक थ्रू स्टडी की गई। कोर लॉजिक: जब पोल्यूटेड रिवर्स सीज में डिस्चार्ज होती हैं, टर्बुलेंस से पोल्यूटेंट्स एरोसोलाइज होते हैं। स्टडी में अनट्रीटेड सूएज को ट्रैक करने के लिए एक यूनिक प्रॉक्सी यूज किया गया, बेंजोइल एल्कोगोनिन, जो कि एक कोकेन मेटाबोलाइट है। इसके साथ ऑक्टेनॉक्सेट, मिथाम्फेटामीन्स और डिबेंजोलामाइन जैसे कंपाउंड्स भी हवा में मिले। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट: इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एनवायरनमेंट यहां दिखती है। प्रॉक्सी मार्कर्स का आइडिया क्लियर होना चाहिए। Conclusion: boundary pollution is 3-dimensional. Water becomes air. लेट्स डू द क्वेश्चंस। रिवर पोल्यूटेंट्स हवा में कैसे एंटर करते हैं? Sea turbulence से वो एरोसोलाइज हो जाते हैं। टिहुआना रिवर स्टडी में अनट्रीटेड सूएज का प्रॉक्सी क्या था? बेंजोइलेकोनाइन, मेमोरी हैक, बेंजो सीवेज प्रॉक्सी। बेंजोइलाकोनाइन एक्चुअली किस चीज का मेटाबोलाइट है? कोकेन का मेटाबोलाइट है। प्रॉक्सी के अलावा और कौन सी चीजें स्ट्रांगली कोरिलेटेड मिली? ऑक्टेनॉक्सेट, मिथाम्फेटामीन्स और डिबेंजोलामीन। ये प्रोसेस मेनली किस ज्योग्राफी बॉर्डर पर स्टडी की गई? US मेक्सिको बॉर्डर पर। स्पॉट ऑन। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग Turbulence aerosolizes river pollutants using benzoylecgonine as a proxy for untreated sewage. मिनी रिकैप:
In short, this idea shows how coastal waves connect river sewage to airborne health hazards. नाउ एक कूल टेक इनोवेशन की बात करें. Topic name: Portable Ion Chromatograph. Broad micro theme: bringing the lab to the field. क्लियर हेडिंग, एक्वा मॉनिट्रिक्स, फील्ड वाटर टेस्टिंग. साइंटिस्ट ने एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया है, एक्वा मॉनिट्रिक्स, जो फील्ड में ही सॉइल पोर वाटर से नाइट्रेट और नाइट्राइट आयंस को सेपरेट और एनालाइज कर सकता है. एक साइंटिस्ट खेतों के बीच में बैठा है, सूटकेस साइज डिवाइस निकालता है, पानी की बूंद डालता है और 2 मिनट में बता देता है कि उस खेत का पानी जहरीला है या नहीं. इंट्रोडक्शन: एनवायरमेंट मॉनिटरिंग हमेशा एक्सपेंसिव और स्लो रही है अब तक. बैकग्राउंड, ट्रेडिशनल क्रोमेटोग्राफी के लिए सैंपल्स को लैब भेजना पड़ता था. कोर लॉजिक: यूनिवर्सिटी ऑफ टास्मेनिया ने एक्वा मॉनिट्रिक्स डेवलप किया. क्रोमेटोग्राफी मतलब सैंपल को एक लॉन्ग कॉलम से पास करके आयन सेपरेट करना. ये डिवाइस नाइट्रेट और नाइट्राइट आयंस को ऑन साइट एनालाइज करता है यूजिंग अ लो कॉस्ट यूवी एब्जॉर्बेंस डिटेक्टर. अगला टारगेट पोर्टेबल आर्सेनिक डिटेक्शन बनाना है. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल और एक्वा मॉनिट्रिक्स का पर्पस वाइटल है. Conclusion, it's democratizing and speeding up water quality testing globally. लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चंस. पोर्टेबल आयन क्रोमेटोग्राफ का नाम क्या है? Aqua Monitrix. क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? सैंपल को एक लॉन्ग कॉलम से पास करके आयंस को सेपरेट करना. ये डिवाइस फील्ड में प्राइमरीली किन आयंस को डिटेक्ट कर रहा है अभी? नाइट्रेट और नाइट्राइट आयंस फ्रॉम सॉइल पोर वाटर. डिटेक्शन के लिए इसमें कौन सा लो कॉस्ट कंपोनेंट यूज होता है? यूवी अब्जॉर्बेंस डिटेक्टर यूज होता है. टीम नेक्स्ट किस हेवी मेटल के पोर्टेबल डिटेक्शन पर काम कर रही है? आर्सेनिक डिटेक्शन पर. नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग. Aqua Monitrix uses a UV absorbance detector for portable ion chromatography of nitrates. Mini recap. In short, this idea shows how Aqua Monitrix connects complex lab testing directly to rapid field monitoring. और फील्ड मॉनिटरिंग से हमें रिवर्स की सच्चाई पता चलती है. Topic name: Polluted river sites. ब्रॉड माइक्रो थीम, measuring the health of Indian rivers. Clear heading: CPCB's priority criteria for rivers. CPCB ने रिवर्स को पोल्यूशन लेवल्स मेनली BOD के हिसाब से 5 प्रायोरिटी कैटेगरीज में डिवाइड किया है. अगर आप किसी ऐसी नदी में नहाने जा रहे हैं जहां BOD लेवल 31 है, तो टेक्निकली आप पानी में नहीं, प्योर पोल्यूशन में तैर रहे हैं. दैट्स प्रायोरिटी I कैटेगरी. इंट्रोडक्शन, नदियां कितनी गंदी हैं इसको क्वांटिफाई करना जरूरी है. Background: CPCB monitors water bodies under National Water Quality Monitoring Program, started in 1978. कोर लॉजिक, CPCB BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर करता है. अगर BOD 3 mg पर लीटर से ज्यादा है, तो वाटर बाथिंग के लिए अनफिट है. Priority 1 is critically polluted, BOD over 30. Priority 2 severely polluted, BOD 20 से 30. Priority 3 moderately polluted, 10 से 20. Priority 4 is less polluted, 6 से 10, और Priority 5 non polluted, BOD 3 से 6. ये रेगुलेशन वाटर एक्ट 1974 के अंडर आती है. Real world impact, BOD categories are classic prelims fodder, especially priority 1 versus 5 values. Conclusion: the categorization helps target cleanup budgets effectively. Let's run the questions. बाथिंग के लिए अनफिट होने का BOD थ्रेशोल्ड क्या है? अगर BOD 3 mg लीटर से ज्यादा है, प्रायोरिटी 1 या क्रिटिकली पोल्यूटेड रिवर का BOD क्या होता है? BOD greater than 30. Memory hack, 30 is the danger line. प्रायोरिटी V, जिसे नॉन पोल्यूटेड मानते हैं, उसका रेंज क्या है? BOD between 3 and 6 mg liter. NWQMP मॉनिटरिंग किस साल शुरू हुआ था? 1978 में. ये मॉनिटरिंग मेनली किस लेजिस्लेशन के अंडर गवर्न होती है? The Water Act 1974. Fantastic. Now pause and practicing. Priority I is BOD over 30 and bathing limit is BOD greater than 3. Mini recap. In short, this idea shows how BOD values connect to categorizing and managing critically polluted river sites. नदी का पोल्यूशन सीधा हमारे खाने पर असर करता है. Topic name: Heavy metals in Kaveri fish. Broad micro theme: The poison on our dinner plates. Clear heading, biomagnification in the Kaveri. Researchers ने पाया कि कावेरी रिवर की फिश के टिश्यूज में कैडमियम और लीड जैसे हेवी मेटल्स डेंजरसली हाई लेवल पर है. एक छोटी मछली थोड़ा पोल्यूशन खाती है, उसको बड़ी मछली खाती है और वो आपके डिनर टेबल पर आती है. जहर का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं. Introduction: The food chain doesn't forgive pollution. बैकग्राउंड, कावेरी बेसिन का सेडिमेंट एनालिसिस हेवी कंटामिनेशन रिवील करता है. कोर लॉजिक: कैडमियम और लेड सेफ थ्रेशोल्ड्स एक्सीड कर चुके हैं, causing carcinogenic और non-carcinogenic health risks. रिसर्चर्स ने स्पेसिफिक पोल्यूशन इंडिसेस यूज किए, जैसे जियो अक्यूमुलेशन इंडेक्स, जिसे IGO कहते हैं, और पोल्यूशन लोड इंडेक्स. नोट करना, अपस्ट्रीम मिनरलाइज्ड जोन से आयरन जैसे मेटल्स का नेचुरल कंट्रीब्यूशन भी है. Real world impact. बायोमैग्निफिकेशन और इंडिसेस के नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वाइटल हैं. Conclusion. Pollution in the river inevitably becomes pollution in the human body. Question time. कोवेरी फिश में मेनली कौन से 2 टॉक्सिक हेवी मेटल्स एक्सीड हुए हैं? कैडमियम और लेड. फूड चेन में ऊपर जाने पर टॉक्सिसिटी बढ़ने को क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन.
सेडिमेंट पोल्यूशन मेजर करने के लिए कौन सा इंडेक्स यूज हुआ जिसमें जियो आता है? जियो अक्यूमुलेशन इंडेक्स या आईजीओ। क्या सारा मेटल पोल्यूशन इंसानों का फैलाया हुआ है? नहीं, नेचुरल कंट्रीब्यूशन भी है, स्पेशली आयरन का, ड्यू टू अपस्ट्रीम मिनरलाइज्ड जोन्स। कैडमियम और लेड इंसानों में किस टाइप के रिस्क प्रेजेंट करते हैं? कार्सिनोजेनिक और नॉन कार्सिनोजेनिक रिस्क्स दोनों। ग्रेट, नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग। Biomagnification pushes cadmium and lead beyond safe limits in Kaveri fish, measured by the IGO index. Mini recap. In short, this idea shows how river pollution connects to biomagnified heavy metals in the human diet. इन सबको साफ करने का एक नेचुरल तरीका भी है। Topic name: Bioremediation. Broad micro theme: Nature cleaning up our mess. Clear heading: Healing Earth with microbes. Bioremediation का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब, ब्रेक डाउन या हार्मलेस बाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना। समुद्र में ऑयल स्पिल हुआ, वहां जीएम बैक्टीरिया छोड़ दिए, वो टॉक्सिक ऑयल को खा गए और बदले में हार्मलेस पानी और CO2 निकाल दिया। मैजिक नहीं, बायोलॉजी है। इंट्रोडक्शन। समटाइम्स पोल्यूशन का सबसे बड़ा दुश्मन नेचर ही होती है। बैकग्राउंड। आर्टिफिशियल क्लीनअप्स एक्सपेंसिव और इनकम्प्लीट होते हैं। कोर लॉजिक। ऑर्गेनिजम्स पोल्यूटेंट्स को मेटाबोलाइज करते हैं एज फूड, बाय प्रोडक्ट्स हार्मलेस होते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। इन सिटू मतलब डायरेक्टली ऑन साइट ट्रीट करना, एक्स सिटू मतलब कंटामिनेटेड सॉइल निकालकर ट्रीट करके वापस डालना। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं DBT फॉर क्लीन टेक प्रोग्राम और CSIR NERI फॉर प्रपोजिंग बायोरेमिडिएशन इन इंडिया। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, इन सिटू वर्सेस एक्स सिटू का डिफरेंस और CSIR NERI का रोल प्रीलिम स्टेटमेंट्स बनाते हैं। कंक्लूजन। बायोटेक्नोलॉजी इज द फ्रंटियर ऑफ एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन। लेट्स आस्क द क्वेश्चंस। रेडी। बायोरेमिडिएशन में ऑर्गेनिजम्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके क्या बनाते हैं? Harmless byproducts like water, CO2 और organic acids. अगर ट्रीटमेंट पोल्यूटेड साइट पर ही हो रहा है उसको क्या कहेंगे? In situ bioremediation. Memory hack. In situ equals on site. अगर मिट्टी को वहां से निकाल कर ट्रीट करें तो क्या कहलाएगा? Ex situ bioremediation. कौन सा डिपार्टमेंट क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम सपोर्ट करता है? Department of Biotechnology DBT. इंडिया में बायोरेमिडिएशन इंप्लीमेंट करने की मैंडेट के CSIR लैब की है। CSIR NERI की. Awesome. Now pause and practicing. In situ bioremediation happens on site, converting toxins into harmless water and CO2 using microbes. Mini recap. In short, this idea shows how GM microbes connect to efficiently eating up massive oil and plastic spills. अब entire water system को broad view से देखते हैं. Topic name: Water Management in India. Broad micro theme from source to sea. Clear heading. The looming water crisis and S2S approach. इंडिया भयानक वाटर स्ट्रेस फेस कर रहा है और हमें सोर्स टू सी यानी S2S मैनेजमेंट अप्रोच अपनानी पड़ेगी। एक ग्लेशियर पिघलता है, नदी बनता है, खेत सींचता है और समुद्र में मिलता है। S2S अप्रोच कहती है कि इस पूरी जर्नी को एक सिंगल सिस्टम की तरह देखो। इंट्रोडक्शन। वाटर स्ट्रेस की वार्निंग बेल्स रिंग हो चुकी है। बैकग्राउंड। 2025 is declared as International Year of Glaciers Preservation by UN. कोर लॉजिक। मनीला डिक्लेरेशन 2012 ने S2S कॉन्सेप्ट लाया था। इंडिया का क्राइसिस देखो। नीति आयोग कहता है 600 मिलियन पीपल एट रिस्क, 6% GDP लॉस पॉसिबल। इंडिया अपना 60.5% एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर यूज करता है, बट हरियाणा, पंजाब और राजस्थान 100% एक्सीड कर चुके हैं। इसलिए SDG 6 फॉर वाटर और SDG 14 फॉर मरीन को S2S से लिंक करना जरूरी है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, S2S कॉन्सेप्ट और नीति आयोग स्टैट्स मेंस डेटा के लिए एसेंशियल हैं। Conclusion. Fragmented water policies will fail. Holistic approach is the only way out. Let's do the questions. UNA 2025 को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है? International Year of Glaciers Preservation. सोर्स टू सी कॉन्सेप्ट किस डिक्लेरेशन से ओरिजिनेट हुआ था? Manila Declaration 2012. Memory hack. Manila limits boundaries. S2S opens them. नीति आयोग के हिसाब से वाटर क्राइसिस से कितना GDP लॉस हो सकता है? 6% GDP loss. इंडिया अपना कितना एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर यूज करता है और कौन सी स्टेट्स 100% एक्सीड करती हैं? 60.5% average. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान exceed 100%. S2S अप्रोच किन दो SDGs को लिंक करती है? SDG 6 for water और SDG 14 for marine ecosystems. परफेक्ट। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग। The Manila Declaration introduced the source to sea approach to link SDG 6 and SDG 14. Mini recap. In short, this idea shows how extreme groundwater extraction connects to the need for unified S2S policies. और इस extraction को कम करने का solution है recycling. Topic name: Water recycling. Broad microbe theme: The science of purifying effluents. Clear heading: TTRO and TTUF plants. Circular water use achieve करने के लिए हम TTRO और TTUF plants use करते हैं। शहर का सीवेज प्लांट में घुसता है। TTUF की माइक्रोस्कोपिक छलनी उसमें से सारे बैक्टीरिया निकाल देती है, मेकिंग इट क्लीन इनफ टू रिचार्ज लेक्स। इंट्रोडक्शन। वेस्टेज अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें पानी सर्कुलर बनाना होगा। बैकग्राउंड। सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक पानी नेचर में डालने लायक नहीं होता। कोर लॉजिक यानी टर्शरी ट्रीटमेंट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉलिश करता है। इसमें 0.01 से 0.1 माइक्रोन पोर साइज की मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कोलॉइड्स, बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक्स रिमूव करती है। ये यूजुअली आरओ से पहले यूज होता है, बट लोअर TDS नीड्स के लिए स्टैंडअलोन भी फंक्शन कर सकता है विद सैंड एंड कार्बन फिल्टर्स। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। TTUF मेम्ब्रेन का पोर साइज और फंक्शन टेक साइंस MCQ में आते हैं। कंक्लूजन:
Advanced engineering turns wastewater into a circular economic asset. क्वेश्चन टाइम। वाटर रिसाइकलिंग में TTUF का फुल फॉर्म क्या है? Tertiary treatment ultrafiltration. TTUF की मेम्ब्रेन का पोर साइज क्या होता है? 0.01 से 0.1 माइक्रोन. ये पोर साइज मेनली क्या रिमूव करता है सेकेंडरी एफ्लुएंट से? Colloids, बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक्स. अगर लोअर TDS नीड्स है, क्या TTUF अकेला काम कर सकता है बिना आरओ के? हाँ, स्टैंडअलोन फंक्शन कर सकता है विद सैंड एंड कार्बन फिल्टर्स. इन प्लांट से निकला फाइनल ट्रीटेड वाटर मोस्टली किस चीज के लिए यूज होता है? रीयूज के लिए या लेक्स रिचार्ज करने के लिए. स्पॉट ऑन। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सीइंग। TTUF uses 0.01 to 0.1 micron pores to remove bacteria before the RO process in water recycling. Mini recap. In short, this idea shows how advanced ultrafiltration connects to creating a circular urban water supply. वाटर के बाद अब सबसे बड़ा क्राइसिस प्लास्टिक्स. Topic name: Waste Management. Broad micro theme: Mountains of Trash. क्लियर हेडिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक क्राइसिस इन द हिमालयाज. Eco-sensitive Himalayan region में 84% से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट सिंगल यूज पैकेजिंग से आता है और 70% नॉन रिसाइक्लेबल होता है। लद्दाख घूमने गए हो? पहाड़ के पीछे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के रैपर्स का ढेर है. जो कचरा पहाड़ों में जाता है वो मोस्टली रिसाइकल हो ही नहीं सकता. इंट्रोडक्शन। टूरिज्म का डार्क साइड हिमालयाज को खा रहा है। बैकग्राउंड जीरो वेस्ट हिमालय अलायंस ने डेटा रिलीज किया था. कोर लॉजिक। सिंगल यूज फूड पैक फॉर्म्स ओवर 84% ऑफ वेस्ट। लद्दाख से अरुणाचल तक 70% ऑफ कलेक्टेड प्लास्टिक्स इज नॉन रिसाइक्लेबल मल्टीलेयर पैकेजिंग। एनजीओज का फोकस ये है कि ये सिर्फ पोस्ट कंज्यूमर इशू नहीं है, ये एक्चुअली प्रोडक्शन और सिस्टम्स इशू है. ब्रांड्स ऐसी अनरिसाइक्लेबल पैकेजिंग बना क्यों रहे हैं? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। वेस्ट मैनेजमेंट प्योरली कंज्यूमर प्रॉब्लम नहीं, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Conclusion: You can't clean up a flood if the tap is still running. Production regulation is needed. क्रॉस क्वेश्चंस, हियर वी गो। हिमालयन रीजन में कितना परसेंट वेस्ट सिंगल यूज फूड पैकेजिंग है? More than 84%. कितना परसेंट प्लास्टिक वेस्ट नॉन रिसाइक्लेबल निकला लद्दाख से अरुणाचल तक? 70%. मेमोरी हैक: 70% इज ट्रैश फॉरएवर। डेटा किस नेटवर्क मीट में डिस्कस हुआ? जीरो वेस्ट हिमालय नेटवर्क मीट में। द हिमालयन क्लीन अप मूवमेंट किस साल स्टार्ट हुई थी? 2018 में. एनजीओज वेस्ट क्राइसिस को पोस्ट कंज्यूमर फ्लॉ मानने के बजाय क्या मानते हैं? A production and systems issue. ग्रेट। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग। 70% of Himalayan plastic is non-recyclable, proving the crisis is a production issue. Mini recap. In short, this idea shows how excessive tourist packaging connects to an unsolvable non-recyclable waste crisis. और ये प्लास्टिक क्राइसिस ग्लोबली एस्केलेट कर रहा है. Topic name: Plastic pollution. Broad micro theme: Global trends and Indian rules. Clear heading: The looming plastic tsunami. OECD की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वीक रेगुलेशंस के चलते प्लास्टिक पोल्यूशन सब सहारन अफ्रीका में डबल और एशिया में ट्रिपल होने वाला है बाय 2060। एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर यूरोप में इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज करता है, बट वही ब्रांड एशिया में सस्ता प्लास्टिक बनाता है क्योंकि रूल्स वीक हैं. जियोग्राफिकल एक्सप्लॉयटेशन. इंट्रोडक्शन। प्लास्टिक प्रोडक्शन ग्लोबल शिफ्ट ले रहा है टुवर्ड्स द ग्लोबल साउथ। बैकग्राउंड: OECD की 2022 रिपोर्ट ने फ्यूचर ट्रेजेक्टरीज को लेआउट किया है. कोर लॉजिक। कंजम्पशन सब सहारन अफ्रीका में डबल और एशिया में ट्रिपल होगी बाय 2060, जबकि यूरोप में सिर्फ 15% बढ़ेगा। इंडिया में रूल स्ट्रेंथन हो रहे हैं. नमस्ते स्कीम 24 aims to integrate waste pickers formally with Ayushman Bharat health insurance. और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 स्ट्रिक्ट फोकस रखते हैं EPR पर, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट: नमस्ते स्कीम और EPR concept are guaranteed high yield points for UPSC. Conclusion: Local safety nets like Namaste and global strictness are vital. Let's do the questions. Shoot. OECD रिपोर्ट के हिसाब से 2060 तक एशिया में प्लास्टिक कंजम्पशन कितना बढ़ेगा? ट्रिपल हो जाएगा. यूरोप में ये ग्रोथ सिर्फ 15% क्यों एंटिसिपेटेड है? क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं. नमस्ते स्कीम 2024 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेस्ट पिकर्स को फॉर्मल सिस्टम्स में इंटीग्रेट करना. नमस्ते के अंदर कौन सी स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस दी जा रही है? आयुष्मान भारत. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 मैन्युफैक्चरर्स पर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR. ब्रिलियंट। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग। The Namaste scheme integrates waste pickers, while EPR forces manufacturers to manage plastic waste. Mini recap. In short, this idea shows how global consumption triples connect to local interventions like Namaste and EPR. Plastics unfortunately वहाँ रुकते नहीं हैं, वो microplastics बन जाते हैं. Topic name: Microplastic contamination. Broad micro theme: The invisible invaders in food and wildlife. Clear heading: Microplastics from salt to seabirds. एक माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर साइज के माइक्रोप्लास्टिक्स अब हमारे खाने जैसे सॉल्ट और शुगर और हर मरीन मैमल में पाए जा रहे हैं। एक एल्बाट्रॉस एक छोटा रबर पीस निगल लेता है और हम घर में शक्कर खा रहे हैं जिसमें प्लास्टिक फाइबर्स हैं. वी शेयर द सेम प्लास्टिक डाइट. इंट्रोडक्शन: प्लास्टिक अब दिखता नहीं, बस बॉडीज के अंदर जमा हो रहा है। बैकग्राउंड: मॉइस ने कोस्टलाइंस पर सर्वेस किए, लिंकिंग गोस्ट नेट्स टू माइक्रोप्लास्टिक्स. कोर लॉजिक: माइक्रोप्लास्टिक्स आर 1 micrometer to 5 millimeters.
FSSI और टॉक्सिक्स लिंक ने सॉल्ट और शुगर टेस्ट किए और ऑल 10 टाइप्स कंटेन्ड माइक्रोप्लास्टिक्स। वाइल्ड इम्पैक्ट भी मैसिव है। ऑल 7 सी टर्टल स्पीशीज अफेक्टेड हैं, शोइंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेशन। रबर सी बर्ड्स के लिए सबसे फेटल है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, माइक्रोप्लास्टिक डेफिनेशन और स्पीशीज स्पेसिफिक फेटालिटीज फैक्ट्स याद रखें। Conclusion: the food chain is thoroughly plasticized from top to bottom. लेट्स डू द क्वेश्चंस। माइक्रोप्लास्टिक्स का एग्जैक्ट साइज रेंज क्या माना जाता है? 1 micrometer से 5 millimeters. Memory hack: 1 micron to 5 milli. FSSI और टॉक्सिक लिंक की स्टडी ने किन डेली आइटम्स में माइक्रोप्लास्टिक्स कंफर्म किए? 10 टाइप्स के सॉल्ट और शुगर में। कौन सा मरीन एनिमल ग्रुप सबसे ज्यादा प्लास्टिक लोड इंजेस्ट करता है? Sea turtles, all 7 species. सी बर्ड्स के लिए सबसे फेटल प्लास्टिक आइटम क्या मिला? Rubber. रबर। मरीन मैमल्स के लिए सबसे फेटल चीज क्या है? Soft plastics and abandoned fishing debris. ऑसम। नाउ पॉज इन प्रैक्टिसिंग। All 7 sea turtle species ingest plastic, and tests show microplastics in all salt and sugar. Mini recap. In short, this idea shows how abandoned fishing nets connect to microscopic plastics infiltrating both turtles and our dining tables. और गोवा में इसका एक स्पेसिफिक केस स्टडी हुआ है। Topic name: Microplastics, Goa's estuarine. Broad micro theme. The estuarine toxicity trap. Clear heading. Benthic contamination in Mandovi Zuari. गोवा की एस्चुरीज में बेंथिक यानी सी फ्लोर फिश ओपन वाटर पेलाजिक फिश से ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स इंजेस्ट कर रही हैं। एक छोटी मछली सी फ्लोर पर सेडिमेंट के साथ प्लास्टिक फाइबर्स खा लेती है, टॉक्सिसिटी बायो एक्यूमुलेट होती है और वही मछली गोवा की प्लेट पर सर्व होती है। इंट्रोडक्शन। Let's look at a specific regional case study that affects human health. बैकग्राउंड। Mandovi Zuari system accounts for 97% of Goa's fish output. कोर लॉजिक। Contamination seafloor sediments में open water से ज्यादा है. Long body fish accumulate less, but bottom dwelling fish accumulate more. Consuming them causes immune dysfunction, cancer risk, and brain toxicity in humans. Microplastic shapes में fibers 53% dominant थे. Real world impact benthic versus pelagic का concept और fibers being dominant shape. Conclusion. What sinks to the bottom of the estuary rises to the top of the food chain. Let's ask, Mandovi Zuari system गोवा का कितना % फिश आउटपुट देता है? 97%. माइक्रोप्लास्टिक्स कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा मिला, बेंथिक या पलाजिक? Benthic यानी sea floor sediments में. गोवा एस्चुरी में सबसे डोमिनेंट माइक्रोप्लास्टिक शेप कौन सा था? Fibers 53%. Memory hack: fibers are everywhere. फिश साइज और प्लास्टिक इंजेशन में क्या रिलेशन मिला? Longer body fish में microplastics accumulate कम हुए. इन कंटामिनेटेड फिश को खाने से ह्यूमंस में कौन सा रिस्क बढ़ता है? Immune dysfunction, cancer risk और brain toxicity. Perfect. Now pause and practice saying. Benthic sediments hold more microplastics, primarily fibers, heavily impacting bottom-dwelling fish. Mini recap. In short, this idea shows how seafloor plastic accumulation connects directly to human brain toxicity via seafood. And this finally brings us to the ultimate human cost. Topic name: Occupational and Environmental Health Crisis. Broad micro theme: The ultimate health burden. Clear heading: Exposomics and the OER burden. Environmental और occupational hazards globally massive deaths cause कर रहे हैं. एक्सपोजोमिक्स वो नया साइंस है जो एक इंसान के लाइफ टाइम की सारी एक्सपोजर्स को स्टडी करता है. एक शख्स ने लाइफ में कितना पोल्यूटेड हवा फील की, कितना केमिकल खाया, इस सब का रिकॉर्ड रखना एक्सपोजोमिक्स कहलाता है. Introduction. To wrap it all up, let's look at the ultimate consequence. Background. World Environment Day 2025, June 5th, is focused on ending plastic pollution. Core Logic India Global Environmental Disease Burden का 25% पेयर करता है. Exposomics is the cutting-edge science tracking this. 2021 का डेटा कहता है कि OEH risks caused 18.9% of global deaths. Well. और इंडिया अलोन में nearly 3 million deaths और 100 million dailies are attributable to OEH risks. Real world impact, Exposomics keyword और daily mortality facts mains essays के लिए crucial है. Conclusion: the environment isn't outside us, it is inside us, tracking our every breath and bite. Final questions. World Environment Day 2025 की थीम क्या है? Ending plastic pollution. ग्लोबल एनवायरमेंटल डिजीज बर्डन का कितना % इंडिया में है? 25%. एक इंडिविजुअल की लाइफ टाइम एनवायरमेंटल एक्सपोजर स्टडी करने वाली साइंस क्या कहलाती है? Exposomics. Memory hack: expose plus omics. ग्लोबली OEH रिस्क फैक्टर्स कितने % डेथ्स कॉज करते हैं? 18.9% of global deaths. इंडिया में OEH रिस्क्स से लगभग कितनी डेथ्स हो रही हैं एनुअली? Nearly 3 million deaths. Phenomenal. Now pause and practicing. Exposomics studies lifetime environmental exposures, which account for 3 million deaths in India. Mini recap. In short, this idea shows how lifelong environmental exposures connect to a massive quantifiable public health crisis. Phew, what a massive journey. Let's do the final recap to align everything. Broad micro theme: Navigating the human environment intersection. हमने स्टार्ट किया क्लाइमेट हैक से, बसाल्ट क्रशिंग फॉर एनहांस्ड रॉक वेदरिंग और CCUS टेक्नोलॉजी. फिर हमने देखे hidden dangers,
unwashed clothes emitting ozone chemicals, और Aquamonitrix tracing field ions. वाटर पॉलिसीज अनपैक की, सुप्रीम कोर्ट एम्पावरिंग पीसीबीज, इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट ऑडिटर्स और टीटीओएफ रिसाइकलिंग। Oceanic frameworks decode किए, MARPOL regulations, IMO's shipping levy, और Fukushima's traceable tritium. वाटर क्राइसिस रियलिटीज चेक की, डीप ग्राउंड वाटर केमिकल्स और सोर्स टू सी मैनेजमेंट। Toxic trail follow की, ship fires, nodals, river aerosols, Kaveri's heavy metals, और Himalayan plastics. बायोलॉजिकल इंटरवेंशंस देखें, माइक्रोब्स ईटिंग ऑयल स्पिल्स वाया बायोडिमीडिएशन। And finally, the plastic health check, Escherichia toxicity mapping, and the grand science of exposomics, tracking 3 million Indian OEH deaths. Dost, we covered a massive ground today. But here is a final provocative thought for you to mull over. अगर एक्सपोजोमिक्स हर केमिकल एक्सपोजर को रिगरसली ट्रैक कर सकता है, तो क्या फ्यूचर में सिटीजंस, गवर्नमेंट्स या मैसिव कॉर्पोरेशंस पर उनकी लाइफ टाइम हेल्थ डैमेज के लिए क्लास एक्शन लॉसूट फाइल कर पाएंगे, बेस्ड सोलली ऑन दिस एनवायरमेंटल डेटा फुटप्रिंट? थिंक अबाउट इट, कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस और मिलते हैं आगे एक और एपिक डीप डाइव में।